कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज ऑफ आर्ट्स के मेन ऑफिस से, जहां एक बेहद खूबसूरत लड़की सेहो यून अपने काम में मशगूल है। सेहो सिर्फ एक ग्रेजुएट स्टूडेंट ही नहीं, बल्कि वहां एक ग्रेजुएट असिस्टेंट के तौर पर काम भी करती है। उसका चेहरा हमेशा चमकता रहता है, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अलग ही रौनक है। पास ही बैठी उसकी एक सहेली उसे छेड़ते हुए पूछती है, क्या आज शाम को कोई डेट है? सेहो थोड़ा शर्माते हुए मुस्कुराती है और कहती है, हाँ बिल्कुल। सच तो ये है कि मुझे बुरा लग रहा था, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से हमने अपने सारे प्लान्स कैंसिल किए हैं। बातों बातों में पता चलता है कि सेहो और उसका बॉयफ्रेंड पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में है। 3 साल का लंबा अरसा बिताने के बाद भी सेहो आज भी उसे मिलने के नाम से बिल्कुल वैसे ही ब्लश करती है जैसे कोई पहली डेट पर जा रहा हो। उसकी सहेली उसकी सुंदरता की तारीफ करती है और हैरान होती है कि इतने साल बाद भी दोनों के बीच वही पुराना एक्साइटमेंट बरकरार है। लेकिन खुशी के इस माहौल में थोड़ी फिक्र भी है। ऑफिस में काम का बोझ ज्यादा है और उनका प्रोफेसर काफी सख्त है। सेवा की सहेली दुआ करती है कि आज वो प्रोफेसर उसे ढूंढते हुए ना आए, ताकि सेवा अपनी डेट पर सुकून से जा सके। तभी सेवा की डेस्क पर रखा फोन जोर से थरथराने लगता है। सेवा थोड़ा घबराकर फोन उठाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ती है, माहौल एकदम बदल जाता है। उसके फोन की स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में एक नाम लिखा होता है, एस होल। उसकी सहेली ये देखकर थोड़ा ठटक जाती है और दबी आवाज में कहती है, स्पीकिंग ऑफ द डेविल, ये तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सेवा थोड़ा घबराकर और थोड़ा सकपकाकर फोन कान से लगाती है और कहती है, हेलो, मैं सेवा बोल रही हूँ। लेकिन उसके चेहरे की वो प्यारी मुस्कान अब गायब हो चुकी है और उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली है। इधर उसके बॉयफ्रेंड की जगह वही डेविल प्रोफेसर था, जिसका नाम उसने गुस्से में एसहोल सेव कर रखा था। प्रोफेसर की आवाज में कोई नरमी नहीं थी। बिना कोई हालचाल पूछे उसने एक धमकी भरी फरमाइश कर दी, सेवा योन, तुम अभी के अभी मेरे ऑफिस आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। सेवा का दिल बैठ गया। उसने दबी आवाज में गुजारिश की, लेकिन सर, आज तो मैंने जल्दी जाने की इजाजत ली थी, मेरी कुछ पर्सनल प्लान्स हैं। लेकिन प्रोफेसर कहां सुनने वाला था। वो बड़े ही घमंड और रुखाई से बोला, पर्सनल प्लान्स? क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारा ओनर कौन है? जब तक तुम मेरे लिए काम कर रही हो, तुम्हारी पहली प्रायोरिटी मेरा काम होनी चाहिए। अभी के अभी यहां पहुंचो। ओनर? ये शब्द सेवा के कानों में हथौड़े की तरह लगे। वो काफी गुस्से में थी, लेकिन एक ग्रेजुएट असिस्टेंट होने के नाते उसके हाथ बंधे हुए थे। उसने झटके से फोन काटा और कमरे की दीवारों को चीरते हुए चिल्लाई, ओनर! आखिर वो खुद को समझता क्या है? कमरे के दूसरे कोने में बैठी यूजू ने बड़ी शांति से कहा, अरे सियोहा, इतना परेशान मत हो। तुम्हारे काम में ऐसी बातें होना कोई नई बात तो नहीं है ना? सियोहा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम देख लेना, मैं उस कमीने प्रोफेसर की विक के साथ कुछ ऐसा करूंगी कि उसे अपनी औकात समझ आ जाएगी। तभी यूजू ने एक ऐसा सवाल छेड़ा जिसने सियोहा की दुखती रग पर हाथ रख दिया। यूजू बोली, वैसे सियोहा, क्या ग्यूजिन को तुम्हारे काम से कोई आपत्ति नहीं थी? तुम उसे अब तक 10 से ज्यादा बार टाल चुकी हो, है ना? सियोहा के चेहरे पर अचानक नरमी आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानते हो कि मेरी जान कितना अच्छा है। यूजू ने मुंह बनाते हुए बीच में ही टोक दिया, मेरी जान? छी सियोहा, अब बस भी करो, चुप रहो और यहां से चली जाओ। ये वाकई हैरान करने वाला है कि तुमने 3 साल तक अपना असली रूप कैसे छिपाए रखा, लेकिन मानना पड़ेगा, वो बंदा भी कमाल है जिसने तुम पर इतने लंबे समय तक भरोसा किया। यूजू यही नहीं रुकी, उसने उस बात पर चोट की जो आज के दौर में मुमकिन नहीं लगती। इस उम्र में एक प्लूटोनिक रिश्ता इतने लंबे समय तक कैसे टिक सकता है? मुझे समझ नहीं आता कि कोई 3 साल तक बिना फिजिकल हुए किसी को कैसे डेट कर सकता है। सियोहा ने तुरंत पलटवार किया, हम बिल्कुल ठीक है, इसलिए तुम अपने काम से मतलब रखो। लेकिन तुमने ही तो कहा था कि वो आजकल ज्यादा जवाब नहीं दे रहा। यूजू ने फिर चुटकी ली। सियोहा ने सफाई देते हुए कहा, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम दोनों व्यस्त हैं। प्रमोशन से पहले उसके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है और हमने तय किया है कि हालात सामान्य होते ही हम शादी कर लेंगे। यूजू की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या तुम सच कह रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम्हें प्रोफेसर बनना है, क्या वो इसमें भी तुम्हारा साथ देगा? सियोहा ने गर्व से कहा, जैसा मैंने कहा, वो बहुत अच्छा इंसान है। यूजू ने हार मानते हुए तालियां बजाईं। वाह, फिर तो तुम दोनों पक्का सोलमेट हो। मुझे अब मानना ही पड़ेगा, वो तुम्हारी पढ़ाई में साथ दे रहा है और शादी तक इंतजार भी कर रहा है। वाकई बिना सच्चे प्यार के कोई ऐसा नहीं करता। सियोहा ने चिढ़ते हुए बात खत्म की। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर क्या तुम अब अंतरंग के बारे में बात करना बंद करोगी? तुम्हें भी मेरी तरह किसी को डेट करना चाहिए। यूजू ने शरारत भरी मुस्कान से कहा, माफ करना सियोहा, पर वो बिल्कुल भी मेरा टाइप नहीं है। हाँ, अगर कोई लड़का दिखने में कम से कम उसके जैसा यानी ग्यूजिन जैसा हो तो शायद मैं दिलचस्पी ले सकती हूँ। यूजू ने मुस्कुराते हुए सियोहा से पूछा, तो क्या तुम्हें उसके जैसा कोई पसंद है? उसे देखो,
वो बिल्कुल किसी मॉडल जैसा दिखता है। सियोहा ने थोड़ी शंका के साथ जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन वो आजकल उस दूसरी लड़की के साथ बहुत ज्यादा समय बिता रहा है। यूजू धीरे से बुदबुदाई, मुझे तो लगा था कि पहले उसके आसपास कोई लंबी लड़की रहती थी। क्या वे दोनों साथ हैं? वैसे उन्हें साथ होना भी चाहिए, है ना? सियोहा ने उसे टोकते हुए कहा, यूजू, क्या तुम उस पर कुछ ज्यादा ही मोहित नहीं हो रही हो? यूजू हंसते हुए बोली, नहीं, बात इतनी सी है कि लोकप्रिय लड़के हमेशा अफवाहों से घिरे रहते हैं। लोग तो यहां तक कहते हैं कि वो दोनों सुबह स्टूडियो से साथ निकलते हैं। मुझे यकीन है कि वो हर रात ऐसा ही करते होंगे। सियोहा ने उसे डांटते हुए कहा, ऐसी बातें मत कहो, ये ठीक नहीं है। यूजू फिर भी नहीं रुकी और बोली, अरे शर्माओ मत, पर एक बात बताओ, वो फिट है, हैंडसम है और आंखों को सुकून देने वाला नजारा भी है, लेकिन उसके जैसा बदमाश हमारे विश्वविद्यालय में आ कैसे गया? पक्का उसने पैसे देकर एडमिशन लिया होगा। सियोहा ने उसकी बात काटते हुए पूछा, मैंने सुना है कि वो बहुत अमीर है, पर तुम्हें उसके बारे में ये सब कैसे पता चला? यूजू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ये तो साफ दिखता है, लेकिन सियोहा, अफवाहों पर यकीन करना तुम्हारी आदत नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सिर्फ दिखावा कर रही हो कि तुम्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है? सियोहा झेपते हुए चिल्लाई, ठीक है, बस करो, मुझे ऐसे मत देखो। सियोहा की बात सुनकर यूजू ने कंधे उचकाए और कहा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने कोई बहुत भद्दा चेहरा बनाया हो, पर सच में तुम्हारी शक्ल देखने लायक थी। तभी सियोहा ने घड़ी देखी और चौंक कर बोली, अरे समय देखो, मुझे अब निकलना चाहिए। यूजू ने हैरानी से पूछा, क्या अभी से? तभी सियोहा के फोन पर एक नोटिफिकेशन चमका। उसने राहत की सांस लेते हुए मैसेज पढ़ा, आज की मीटिंग रद्द की जाती है। सियोहा खुशी से झूम उठी और बोली, वाह, प्रोफेसर साहब का धन्यवाद। सियोहा अपने फोन पर कुछ टाइप करने लगी और मन ही मन सोचने लगी, अगर ये मीटिंग पहले ही रद्द हो जाती तो कितना अच्छा होता, पर कोई बात नहीं, अब मैं ग्यूजिन से मिल सकूंगी। उसके दिमाग में एक शरारत सूझी और उसने खुद से कहा, शायद मुझे उसे सरप्राइज देना चाहिए। उसे बिना बताए उसके घर चलती हूँ। ग्यूजिन के घर के रास्ते में उसने उसका पसंदीदा फ्राइड चिकन खरीदा और गुनगुनाते हुए आगे बढ़ गई, ये सोचकर कि वो उसे देखकर कितना खुश होगा। सियोहा जैसे ही ग्यूजिन के घर पहुंची, दरवाजा एक चरमराहट के साथ खुला। वो हाथ में चिकन का पैकेट लिए उसे सरप्राइज देने के लिए उत्साहित थी, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। अंदर एक अनजान लड़की धुंधले काले कपड़ों में खड़ी थी। सियोहा के मुंह से बस इतना निकला, ओह। उसे ऐसा लगा जैसे वो अपनी आंखों के सामने अपनी खुशियों की मौत देख रही हो। तभी उस लड़की ने सियोहा को चिकन के साथ देखा और बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या आप चिकन डिलीवर करने आए हैं? सियोहा सन्न रह गई। उसने मन ही मन सोचा, यहाँ क्या हो रहा है और ये लड़की कौन है? तभी अंदर से ग्यूजिन बाहर आया। सियोहा को वहां देख उसे जैसे ठंड लग गई हो। वो घबराते हुए हकलाने लगा, सियोहा रुको, मैं समझा सकता हूँ। सियोहा ने कांपती आवाज में पूछा, वो कौन है? ग्यूजिन के पास कोई जवाब नहीं था। सियोहा का दिल टूट कर बिखर गया। वो सोचने लगी कि वो बंदा जो हमेशा उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता था, जिसने शादी का वादा किया था, वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसके दिमाग में यूजू की बातें गूंजने लगीं। उसने मन ही मन खुद से सवाल किया, क्या तुमने मुझे सिर्फ इसलिए धोखा दिया क्योंकि हमने कभी अंतरंग नहीं किया, जबकि तुमने खुद कहा था कि तुम शादी तक इंतजार करना चाहते हो? सियोहा को खुद पर गुस्सा आने लगा कि वो 3 साल तक एक मासूम लड़की होने का नाटक करती रही। सियोहा वहां से भाग निकली और सीधे बार पहुंची। गुस्से और दुख में उसने शराब के कई घूंट भरे। नशे में उसने टेबल पर हाथ पटकते हुए चिल्लाकर कहा, अंतरंग वाकई तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है? वो नशे में धुत होकर बड़बड़ाने लगी, अगर मुझे पता होता कि तुम इस तरह धोखा दोगे तो मैं बहुत पहले ही किसी और के साथ सो चुकी होती। जानते हो क्या, अब मैं भी खुलकर अंतरंग करूंगी, और वो भी कई पुरुषों के साथ। नशे की हालत में उसे सामने एक धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया। उसने उस अजनबी की शर्ट पकड़कर बुदबुदाते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे साथ अंतरंग करिए। वो अजनबी उसे संभालते हुए बोला, अरे चुप हो जाओ। तभी सियोहा का सिर घूमने लगा और वो बेहोश हो गई। अगली सुबह सियोहा का सिर दर्द से फटा जा रहा था। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, हे उठ जाओ। सियोहा ने आंखें मलते हुए पूछा, उफ, मुझसे कौन बात कर रहा है? आवाज फिर आई, जागो सियोहा। सियोहा ने झपकी लेते हुए आंखें खोलीं और सामने का नजारा देख हैरान रह गईं। हाँ, ये दृश्य सियोहा की जिंदगी का सबसे शर्मनाक और अजीब मोड़ है। नशे की हालत में उसने जिस अजनबी को प्रपोज किया था, वो कोई और नहीं बल्कि दो हयोन निकला। सियोहा की जब आंख खुली तो दो हयोन उसके सामने खड़ा था। उसने कड़ाई से कहा, अब जाग जाओ, मैं किसी नशे में धुत व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं करना चाहता, खासकर तब जब तुम्हें बीच में उल्टी आने वाली हो। सियोहा को कांपते हुए एहसास हुआ कि वो कहाँ है। उसने घबराकर पूछा, दो हयोन, तुम यहाँ मोटल में? मेरे साथ क्या चल रहा है? दो हयोन ने उसे एक ठंडा झटका देते हुए जवाब दिया, तुम मुझसे पूछ रही हो? सबसे पहले तो तुमने ही मुझसे अंतरंग करने की गुहार लगाई थी। सियोहा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई।
मैंने? दो हयोन ने उसकी नकल उतारते हुए बताया कि कल रात वो कैसे चिल्ला रही थी। तुम मेरे साथ ये सब करो 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 करो। सियोहा को पसीना आने लगा। उसने कुलबुलाते हुए कहा, ओह शायद मैंने ऐसा कह दिया हो, लेकिन मैं नशे में थी, मुझे ठीक से याद नहीं है। दो हयोन उसकी ओर झुका और बोला, तुमने कहा था कि तुम जानना चाहती हो कि अंतरंग का स्वाद कैसा होता है। सियोहा कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने हाथ बढ़ाया। वो चिल्लाई, रुको, तुम क्या कर रहे हो, ये घिनौना है। दो हयोन ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या हुआ, ऐसा तो है नहीं कि तुम पहली बार ऐसा कर रही हो। सियोहा ने उसे झटका देकर पीछे किया और चिल्लाई, ये मेरा पहला अनुभव है बेवकूफ, मेरा मतलब सचमुच ऐसा करना नहीं था। लेकिन खेल अब सियोहा के हाथ से निकल चुका था। दो हयोन ने उसे दबाया और सियोहा के शरीर में एक अजीब सी ऐंठन और कपकपी होने लगी। जब उसके हाथ सियोहा को छूने लगे तो वो अंदर ही अंदर डर और उत्तेजना के मारे कांपने लगी। सियोहा मन ही मन सोच रही थी, वो अपने हाथ कहाँ डाल रहा है। तभी दो हयोन ने एक शरारती मुस्कान के साथ उसके करीब आकर कुछ ऐसा देखा जो उसे हैरान कर गया। उसने झपटते हुए कहा, सियोहा, यहां तुम्हारे बाल नहीं है, यहां तो बहुत नरमी है। सियोहा शर्म के मारे लाल हो गई और उसे धकेलने की कोशिश करने लगी। रुको, बस करो। तभी अचानक दो हयोन पीछे हट गया। उसने अपने माथे पर हाथ रखा और कहा, अरे दर्द हो रहा है, बस करो, मैं ये नहीं कर सकता। दो हयोन ने गहरी सांस ली और गुस्से में बोला, क्या गड़बड़ है, यहां बहुत सारी गड़बड़ है, और सबसे बड़ी बात, अगर मैं तुम्हारे साथ ये करता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई यौन रोग हो जाएगा। उसकी सबसे रोमांटिक और साहसी रात एक भयानक कॉमेडी में बदल चुकी थी। दो हयोन ने एक लंबी सांस छोड़ी और पीछे हटते हुए बोला, मैं पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ने वाला था, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था, तुम्हें पता है। सियोहा का दिमाग चकरा गया। वह खुद को कोसते हुए सोचने लगी, सच में, हे भगवान, मैंने लगभग उसे मेरे साथ वो करने दिया था। वह शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी और खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। दो हयोन ने बिस्तर की ओर इशारा करते हुए थके हुए स्वर में कहा, अब तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ तक खींचकर लाने में मैं बुरी तरह थक गया हूँ, इसलिए मुझे भी आराम की ज़रूरत है। सियोहा ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या हम साथ सोएंगे? बिस्तर पर लेटते ही सियोहा के मन में विचारों का सैलाब मर पड़ा। वह अपनी किस्मत पर रो रही थी। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया और मैंने अपने उस बचपन के दोस्त से, जिसे मैं सालों से नज़रअंदाज कर रही थी, अंतरंग की भीख मांगी, और तो और मैंने उसके सामने खुद को इस तरह पेश किया। सब कुछ कितना अस्त व्यस्त हो गया है। अंधेरे में लेटी हुई सियोहा की जिज्ञासा शांत नहीं हो रही थी। उसने करवट बदली और पूछा, दो हयोन, क्या तुम्हें मेरे साथ इस तरह लेटे रहना अजीब नहीं लग रहा? दो हयोन ने शांति से जवाब दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम सिर्फ नशे में थी या सच में मुझे बहकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं उस झांसे में नहीं आया, चाहे वो जो भी था। सियोहा ने मन ही मन सोचा, रुको, अगर मैं सचमुच तुम्हें बहकाने की कोशिश करती तो क्या तुम मान जाते? सियोहा ने गौर किया कि पास लेटे होने के बावजूद दो हयोन के शरीर में कोई उत्तेजना या प्रतिक्रिया नहीं थी। उसने सोचा, उसे तो इरेक्शन भी नहीं हुआ, जैसा कि पुरुषों को उत्तेजित होने पर होता है। मतलब मुझे खुशी है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन साथ ही ये थोड़ा निराशाजनक भी है। क्या मैं इतनी भी आकर्षक नहीं हूँ? उसके शरीर में एक अजीब सी झुंझुनी और अधूरापन महसूस हो रहा था। उसे लगा जैसे उसे कुछ और चाहिए, लेकिन मैं खुद को समझा रही थी, नहीं, ये दो हयोन है, मैं 10 साल से उसे नज़रअंदाज कर रही हूँ। मुझे आज जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहिए। सियोहा ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसे रात की धुंधली यादें किसी डरावने सपने की तरह याद आने लगी। उसका चेहरा शर्म के मारे तमतमा उठा और लाल हो गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और चिल्लाई, ओ नहीं, कृपया मुझे बताओ कि ये सब सच नहीं था। उसके दिमाग में रात के वो सारे ह्यूमिलिएटिंग पल किसी फिल्म की तरह चलने लगे। कैसे वो नशे में धुत होकर चिल्लाई थी, कैसे वो बेड पर गिर गई थी और अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। उससे भी बुरा पल, जब उसे ब्लर्गी यानी उल्टी आने जैसा महसूस हो रहा था और दो हयोन उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। उसे याद आया कि कैसे उसने एक अनजान लड़के दो हयोन के सामने अपनी गरिमा खो दी थी। सियोहा ने तकिए में अपना मुंह छुपा लिया और रोने जैसी आवाज में कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने एक चिकन के लिए अपने सम्मान का सौदा कर दिया। फिर उसे याद आया कि वो सिर्फ थोड़ा सा चिकन नहीं था, बल्कि पूरा फैमिली साइज बकेट था। उसे ये सोचकर और भी जिल्लत महसूस हुई कि वो कितनी गिरी हुई हरकत कर रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका दिल टूटा था। वो बेड पर बैठकर बस यही सोच रही थी कि वो अब दो हयोन का सामना कैसे करेगी। उसके लिए ये सब क्रिंज की हद थी। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां से चुपचाप भाग जाए या दो हयोन से माफी मांगे। सियोहा सुबह की शर्मिंदगी से जूझ ही रही थी कि उसके फोन पर ग्यूजन के मैसेज आने लगे। तभी ग्यूजन बोला, सियोहा, क्या तुम मेरे साथ मिल सकती हो? कुछ जरूरी बात है। सियोहा बोली, ठीक है, मैं आ रही हूँ। जब सियोहा आई तब ग्यूजन बोला,
सियोहा, वो बस एक गलती थी। वो मेरी सहकर्मी है और बस एक पल के लिए वहां थी। मैं वादा करता हूं अब उसके पास कभी नहीं जाऊंगा। तुम ही मेरे लिए एकमात्र हो। सियोहा ने तंग आकर उसे सच बोलने को मजबूर किया। उसने पूछा, क्या ये तुम्हारा पहली बार धोखा देना था? जब ग्यूजिन का कोई जवाब नहीं आया तो सियोहा ने साफ कह दिया, चलो अलग हो जाते हैं। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो झूठ बोले और दूसरी महिलाओं के साथ नग्न अवस्था में रहे। ग्यूजिन अपनी गलती मानने के बजाय सियोहा पर ही दोष मढ़ने लगा। सियोहा, ऐसा बस इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हारी इच्छाओं का सम्मान कर रहा था और शादी का इंतजार कर रहा था। क्या तुम समझ नहीं सकती? सियोहा हैरानी से, तो तुम ये कह रहे हो कि तुमने मुझे धोखा दिया क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ नहीं किया? ग्यूजिन बेशर्मी से, हाँ, अगर तुमने मेरे साथ किया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। सियोहा का खून खोल उठा। उसने गुस्से में फोन पटक दिया। पाक ग्यूजिन, वो कमीना कहीं का, क्या अंतरंग पाकई इतनी बड़ी बात है? सियोहा एक कैफे में बैठी अकेले सोच रही थी, तभी एक अनजान लड़का उसके पास आया। अजनबी लड़का, माफ करें, क्या आप यहां अकेली हैं? क्या हम साथ बैठ सकते हैं? मैं बोर हो रहा हूं। सियोहा ने सोचा कि ग्यूजिन को भूलने के लिए थोड़ी मौज मस्ती करना बुरा नहीं है। उसने मुस्कुराकर कहा, क्या हमें साथ बैठना चाहिए? जैसे ही वो लड़का बैठने वाला था, दोहियोन वहां पहुंच गया और उसने उस लड़के की ठोड़ी पकड़कर उसे पीछे धकेल दिया। दोहियोन, भाड़ में जाओ, उस पर कोई चाल चलने की कोशिश मत करो और यहां से दफा हो जाओ। लड़का घबरा गया। लेकिन दोहियोन गुस्से में, क्या? ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, जाओ। वो लड़का दुम दबाकर भाग गया। सियोहा चिढ़ गई और दोहियोन पर चिल्लाई, ये क्या बकवास है? तुमने दखल क्यों दिया? दोहियोन शांति से, हस्तक्षेप से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो एक दोस्त के नाते तुम्हारी मदद कर रहा था। सियोहा, मदद? तुम खुद को समझते क्या हो? दोहियोन मुस्कुराते हुए सियोहा को समझाया, यून सियोहा, दर्द भुलाने के लिए किसी भी पुरुष के साथ संबंध बनाना खतरनाक है। उसने आगे बताया, वो बदमाश फर्स्ट ईयर की छात्राओं के साथ अय्याशी करने के लिए मशहूर है। तुम्हारे विभाग में शायद अफवाहें नहीं पहुंची, लेकिन मेरे विभाग में सब जानते हैं कि वो कूड़ा है। सियोहा चुप हो गई, ये महसूस करते हुए कि अनजाने में दोहियोन ने उसे एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया था। दोहियोन ने सियोहा की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बीच जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई दखल नहीं है, लेकिन अपनी बचपन की दोस्त को किसी के लिए भी अपने पैर फैलाते देखना थोड़ा अजीब लगता है। सियोहा का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वो चीखते हुए चिल्लाई, दोहियोन, तुम क्या बोल रहे हो? चुप रहो। दोहियोन ने लापरवाही से हंसते हुए जवाब दिया, सच में ये कहने का बहुत ही भद्दा तरीका है, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल वही बता रहा हूं जो तुमने किया था। सियोहा मन ही मन बुरी तरह झेप रही थी। उसने सोचा, जब मैं शराब पीती हूं तो ये सारी यादें बार बार क्यों आ जाती हैं? ये बहुत शर्मनाक है। दोहियोन ने उसके सामने एक गिलास रखते हुए शांत स्वर में कहा, बस ये गिलास पियो और घर वापस चली जाओ। सियोहा को लगा जैसे दोहियोन उसके साथ किसी बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है। उसके ऐसी टीम को ठेस पहुंची। उसने आवेग में आकर सोचा, अगर मेरा एक्स बॉयफ्रेंड व्यभिचारी हो सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं भी बाहर जाकर ऐसा करूंगी जिसके लिए मर्द दीवाने हो जाए। सियोहा ने ग्यूजिन जैसे धोखेबाजों और बेकार मर्दों के बारे में सोचा और फिर दोहियोन की ओर देखा। उसे लगा कि बाहर के किसी अजनबी कचरे से बेहतर है कि वो दोहियोन के साथ ही आगे बढ़े। दोहियोन ने पूछा, क्या तुम इसे नहीं पियोगी? अगर नहीं तो मुझे बता देना। सियोहा ने अपनी हिचकिचाहट को किनारे फेंका और सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, ली दोहियोन, मेरे साथ सो जाओ। दोहियोन ने उसे याद दिलाया, मुझे लगा था कि तुमने कहा था कि तुम ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि तुम्हें यौन रोग होने का डर है। सियोहा सकपका गई। ओह, अरे, मैंने ऐसा कहा था? तभी दोहियोन ने कुछ ऐसा किया जिसकी सियोहा को उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई। सियोहा चौंक गई। क्या तुमने सच में एक रिपोर्ट तैयार कर रखी है? दोहियोन ने बताया, एक बार एक लड़की ने मुझसे कहा था कि वो बिना टेस्ट रिपोर्ट के किसी के साथ संबंध नहीं बनाएगी। उस बात ने मुझे इतना सदमा पहुंचाया कि मैंने टेस्ट करवा लिया। दोहियोन अब पूरी तरह गंभीर था। उसने सियोहा को पास खींचते हुए चुनौती दी, यून सियोहा, अब तुम भागने वाली तो नहीं हो ना? क्या तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा? सियोहा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर मजबूती से जवाब दिया, ली दोहियोन, क्या तुमने कभी मुझे किसी बात पर पछतावा करते देखा है? जैसे ही दोनों करीब आए, सियोहा के मन में डर और उत्सुकता का मिला जुला एहसास होने लगा। वो घबराकर सोचने लगी, क्या अंतरंग हमेशा इतनी जल्दी करनी पड़ती है? दोहियोन की तैयारी देखकर सियोहा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो संकोच करते हुए बोली, अरे, क्या ये ऐसी बात है जो आपको उस व्यक्ति के सामने कहनी चाहिए जिसके साथ आप ये करने जा रहे हो? लेकिन अगर ये करते समय कुछ गड़बड़ होगी तो? वो उसकी शारीरिक बनावट को देखकर और भी घबरा गई। सियोहा की मासूमियत देखकर दोहियोन मुस्कुराया और बोला, यून सियोहा, तुम साफ दिखा रही हो कि तुम अभी भी कुंवारी हो। वैसे ये थोड़ा प्यारा भी है। उसने सियोहा को बिस्तर पर लेटाया और बहुत ही कोमलता से कहा, यहां लेट जाओ, निश्चिंत रहो, मैं बहुत आराम से शुरुआत करूंगा।
उसने सियोहा को सहज महसूस कराने के लिए उसे उत्तेजित करना शुरू किया ताकि बाद में उसे दर्द ना हो। सियोहा के मुंह से सिसकियां निकलने लगी। दो ह्योन ने उसे समझाते हुए कहा, अभी थोड़ा आराम महसूस करोगी तो बाद में और भी अच्छा लगेगा, बस खुद को इस एहसास में खो जाने दो। सियोहा संघर्ष कर रही थी लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे साथ देने लगा। दो ह्योन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, सियोहा, तुम्हारा शरीर वाकई बहुत खूबसूरत, तुम पूरी तरह तैयार भीगी हुई लग रही हो। सियोहा झेंप गई और चिल्लाई, तुम ये क्या कह रहे हो? दो ह्योन ने प्यार से कहा, ये सिर्फ तारीफें हैं, अब मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। सियोहा ने घबराकर पूछा, अभी? इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाती, उसने महसूस किया कि दो ह्योन उसके अंदर समा रहा है। सियोहा के मन में केवल एक ही बात चल रही थी, हे भगवान, ली दो ह्योन मेरे अंदर है। दो ह्योन ने उससे धीरे से पूछा, सियोहा, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? इससे तुम्हें नुकसान नहीं होगा। जैसे जैसे तालमेल बढ़ा, सियोहा को एक ऐसा एहसास होने लगा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो सिसकते हुए बोली, रुको ली दो ह्योन, ये बहुत अजीब लेकिन अलग लग रहा है। दो ह्योन ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, यून सियोहा, तुम्हारी ये सिसकियां मुझे और भी ज्यादा उत्तेजित कर रही हैं। सियोहा को महसूस हुआ कि वो और भी गहराई में जा रहा है। उसके मुंह से बेतहाशा आवाजें निकलने लगी, ये बहुत ज्यादा है। उसका सिर घूमने लगा और वो पूरी तरह से उस आनंद और जुड़ाव के एहसास में डूब गई। सियोहा सुबह उठते ही अपनी कमर पकड़ लेती है। उसका शरीर दर्द से टूट रहा है। वो खुद से सवाल करती है कि क्या अंतरंग बाद हमेशा इतना बुरा दर्द होता है? सियोहा को यकीन नहीं हो रहा कि कल रात जो हुआ वो कोई सपना नहीं था, बल्कि हकीकत थी। सियोहा याद करती है कि वो हमेशा से ली डोयुन से नफरत करती थी। उसे लगता था कि डोयुन एक नंबर का फ्लर्ट और घिनौना लड़का है। उसने तो खुद से कहा था, मुझसे फिर कभी बात मत करना। लेकिन कल रात सब कुछ बदल गया। सियोहा सोचती है कि ली डोयुन उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। क्या वो उससे रिडिकुलस लग रही थी? सियोहा को गुस्सा भी आ रहा है और शर्म भी। वो मानती है कि ली डोयुन बदमाश है, लेकिन वो इस काम में बहुत एक्सपर्ट है। वो गुस्से में कहती है, उसमें बिल्कुल तमीज नहीं है, कम से कम बताना तो चाहिए था कि ये सिर्फ एक रात का रिश्ता है। जब सियोहा उठी तो डोयुन वहां नहीं था। उसने बस एक छोटा सा नोट छोड़ा था, मुझे काम है, जाग जाओ तो फोन करना। सियोहा को लगा कि उसने उसे यूज किया और चला गया। सियोहा अभी गुस्से में लेटी ही थी कि तभी एंट्री होती है ली डोयुन की। वो खाने का सामान और शराब लेकर आया है। सियोहा चिल्लाती है, मैंने तुम्हें अंदर आने कब कहा? लेकिन डोयुन बहुत काम है। वो कहता है, ये सब तुम्हारे लिए है ताकि तुम्हारी एनर्जी वापस आ सके। अब आता है सबसे ऑकवर्ड मोमेंट। डोयुन देखता है कि सियोहा ने अपनी कमर पकड़ी हुई है। वो बड़ी बेशर्मी और फिक्र के साथ पूछता है, क्या तुम ठीक हो? क्या कल रात मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती टू रफ कर दी थी? सियोहा हैरान रह जाती है। वो पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मेरी देखभाल क्यों? तब डोयुन एक ऐसा जवाब देता है जो सियोहा को सोचने पर मजबूर कर देता है। वो कहता है, हम बचपन के दोस्त हैं सियोहा, इतना तो बनता है। सियोहा का दिमाग इस वक्त सवालों का समंदर बना हुआ है। वो खुद से कहती है, भले ही हमने अपना शरीर एक दूसरे से जोड़ लिया हो, पर पिछले कई सालों से तो हम एक दूसरे को न जानने का नाटक कर रहे थे। सियोहा को लगता है कि वो दोनों अब अजनबी हैं और इतनी करीबी बातें करना उनके लिए सही नहीं है। लेकिन ली दोह्युन उसकी इस अजनबी वाली बात को सिरे से खारिज कर देता है। वो सियोहा की आंखों में आंखें डालकर कहता है, यून सियोहा, देखो तुम कैसे बात कर रही हो। तुम ही थी जिसने एक तरफा तरीके से मुझसे दूरी बनाई थी। मेरी तरफ से तो कुछ भी नहीं बदला है। यानी दोह्युन ये साफ कर देता है कि सालों बाद भी उसके दिल में सियोहा के लिए वही जगह है। सियोहा अपनी नाराजगी जाहिर करती है। वो कहती है, तुम सुबह बिना बताए क्यों चले गए? कम से कम कुछ बुनियादी शिष्टाचार यानी एटिकेट्स तो होने चाहिए। पीछे छूटने वाले को कैसा लगता है, क्या तुमने सोचा? जैसे ही सियोहा ये बोलती है, उसे एहसास होता है कि वो एक अधिकार जमाने वाली गर्लफ्रेंड की तरह बात कर रही है। वो मन ही मन डर जाती है, अरे मैं इतनी दूर क्यों जा रही हूँ, मैं उसकी प्रेमिका नहीं हूँ। अब दोह्युन नरमी से उसे बताता है कि उसने एक नोट छोड़ा था जिसे सियोहा ने देखा ही नहीं। उसे अचानक अपने माता पिता के घर जाना पड़ा था। वो सियोहा के बहुत करीब आता है और धीरे से कहता है, तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए क्षमा चाहता हूँ। माहौल अब बहुत रोमांटिक और तनावपूर्ण हो गया है। दोह्युन सियोहा के चेहरे को छूते हुए उसे अपनी ओर खींचता है। सियोहा घबराकर कहती है, तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो ना? लेकिन दोह्युन रुकने वाला नहीं है। वो सीधा सवाल करता है, यून सियोहा, तुम मुझसे क्यों बचती रहती हो? सियोहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो समझ नहीं पा रही कि दोह्युन की इन उत्साहित करने वाली हरकतों का क्या जवाब दे। दोह्युन का हाथ सियोहा की चिन पर स्थिर है। उसकी उंगलियों का स्पर्श सियोहा की त्वचा पर आग जैसा महसूस हो रहा है। कमरे की खामोशी में सियोहा को अपनी ही दिल की धड़कन किसी ड्रम की तरह सुनाई दे रही है। दोह्युन की आंखों में एक अजीब सी चमक है, नाराजगी और चाहत का मिला जुला भाव। वो धीरे से फुसफुसाता है, अगर मैं आज नहीं आता
तो क्या तुम पूरी रात इसी तरह मेरा इंतजार करती, बिना ये सोचे कि बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है? सियोहा अपनी नजरें चुराने की कोशिश करती है। मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता था कि तुम आओगे, और मैं बस घर पर आराम कर रही थी। दोह्युन और करीब झुकता है। उसकी सांसें सियोहा के चेहरे को छू रही हैं। यून सियोहा, तुम अपनी मासूमियत के पीछे छुपने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और ही कह रही हैं। सियोहा का दिमाग सुन्न हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो दोह्युन को धक्का दे या उसे और करीब खींच ले। वो मन ही मन सोचती है, आखिर वो इतना अच्छा किस कैसे कर लेता है। नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूं, मुझे इसे रोकना होगा। वो कांपती आवाज में कहती है, दोह्युन, तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। हम सिर्फ दोस्त हैं, या शायद उससे भी कम। दोह्युन एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ पीछे हटता है, लेकिन उसका हाथ अभी भी सियोहा के सोफे के हैंडल पर टिका है, जिससे उसने उसे घेर रखा है। दोस्त? क्या दोस्त एक दूसरे के लिए इस तरह पागल होते हैं? क्या दोस्त एक दूसरे के बिना बताए जाने पर इतना हक जताते हैं? वो सियोहा की आंखों में सीधे देखते हुए कहता है, मैं अपनी बात कर रहा हूं सियोहा, मैं दूसरे पुरुषों की बात नहीं कर रहा। मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि तुम मेरे लिए क्या हो, लेकिन तुम हो कि हर बार दीवारें खड़ी कर देती हो। सियोहा की घबराहट अब कम होने लगी है और उसकी जगह एक गहरी उदासी और उलझन ने ले ली है। वो धीरे से कहती है, मुझे डर लगता है दोह्युन, अगर ये सब सिर्फ एक पल का नशा निकला तो? अगर तुम कल फिर बिना बताए चले गए तो? दोह्युन का चेहरा नरम पड़ जाता है। वो सियोहा का हाथ पकड़ता है और उसे अपने दिल पर रखता है। तो अगली बार तुम मुझे रोक लेना, मुझे जाने मत देना। कमरे का तापमान बढ़ चुका है। दोह्युन की सीधी और बेबाक बातों ने सियोहा के अंदर के संकोच को पूरी तरह खत्म कर दिया है। जब दोह्युन ने उसके भोलेपन का मजाक उड़ाया तो सियोहा के स्वाभिमान ने उसे एक नई हिम्मत दी। सियोहा दोह्युन के कंधों को पकड़कर उसे पीछे की ओर धकेलती है। उसकी आंखों में अब घबराहट नहीं, बल्कि एक जिद्दी चमक है। वो हाफते हुए कहती है, तुमने क्या सोचा कि मैं हमेशा बस तुम्हारी बातों पर शर्माती रहूंगी? अब मेरी बारी है कमान संभालने की। दोह्युन सियोहा के इस अचानक बदलाव को देखकर दंग रह जाता है। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान उभरती है। ओह, तो युन सियोहा अब एक्शन में आना चाहती है? मुझे लगा तुम थक गई होगी। सियोहा उसकी बात का जवाब देने के बजाय और भी ज्यादा आक्रामक हो जाती है। वो दोह्युन के ऊपर हावी होते हुए कहती है, चुप रहो और बस देखते रहो। तुमने अब तक सिर्फ वही देखा है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी। अब देखो कि मैं क्या कर सकती हूँ। कमरे में सियोहा की भारी सांसों और दोह्युन की दबी हुई आहों की आवाजें गूंजने लगती हैं। दोह्युन, जो अब तक इस खेल का मास्टर बना हुआ था, अब खुद को सियोहा के समर्पण में पाकर अपनी सुध बुध खोने लगता है। सियोहा की हरकतें अब और भी ज्यादा बेबाक हो गई हैं। वो हर उस डर को पीछे छोड़ चुकी है जिसने उसे अब तक रोका था। दोह्युन उसकी कमर को कसकर पकड़ते हुए कहता है, सियोहा, तुम सच में मुझे पागल कर दोगी। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे अंदर इतना जुनून छुपा है। सियोहा उसके कान के पास झुककर फुसफुसाती है, ये तो बस शुरुआत है दोह्युन। तुमने ही कहा था ना कि हमें और भी बहुत कुछ करना है, तो फिर हिलना मत। रात गहरी होती जा रही है और दोनों के बीच की दूरियां पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। लेकिन क्या इस शारीरिक निकटता के बाद उनके बीच का भावनात्मक रिश्ता भी बदलेगा? सियोहा ने डोहुन को स्थिर रखने की कोशिश की थी, लेकिन डोहुन की हरकतों ने उसे बेबस कर दिया। जब डोहुन ने कहा कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, तो सियोहा के दिल में एक टीस उठी, जिसने इस शारीरिक जुड़ाव को और भी ज्यादा दर्दनाक और नशीला बना दिया। डोहुन की गहरी और भारी आवाज सियोहा के कानों में गूंजती है, अपनी आंखें मत चुराओ, मुझे देखने दो कि तुम इस वक्त क्या महसूस कर रही हो। सियोहा का चेहरा शर्म से लाल है और उसकी सांसें उखड़ रही हैं। वो हकलाते हुए कहती है, तुम बहुत मतलबी हो डोहुन। तुम जानते हो कि तुम मुझ पर क्या असर डालते हो, और फिर भी तुम ऐसी बातें करते हो। डोहुन उसे और भी करीब खींचता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख है। मैं बस सच कह रहा हूं, अगर हम प्रेमी नहीं हैं तो फिर ये सब इतना सही क्यों महसूस हो रहा है? क्यों तुम हर बार मेरे करीब आने पर खुद को खो देती हो? सियोहा का मन अंदर ही अंदर चिल्ला रहा है। वो खुद से सवाल करती है, क्या ये वाकई ठीक है? उसे अपना ये रूप दिखाना, क्या वो कल मुझे इसी बात के लिए कमतर नहीं समझेगा? लेकिन शरीर का सुख उसके दिमाग के डर पर हावी हो रहा है। जैसे ही डोहुन अपनी गति बढ़ाता है, सियोहा के मुंह से दबी हुई आहें निकलने लगती हैं। वो डोहुन के सीने पर अपने नाखून गड़ा देती है। डोहुन मुस्कुराते हुए कहता है, देखो सियोहा, तुम फिर से खो गई हो। आजकल तुम हर वक्त इसी तरह ख्यालों में डूबी रहती हो। क्या उन ख्यालों में सिर्फ मैं ही हूं? पूरी तरह से थक जाने के बाद दोनों कमरे के सन्नाटे में एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए हैं। सियोहा का सिर डोहुन के कंधे पर है। वो अभी भी कांप रही है। डोहुन धीरे से उसके बाल सहलाते हुए कहता है, तुमने आज बहुत कोशिश की कमान संभालने की, लेकिन अगली बार शायद तुम्हें और अभ्यास की जरूरत है। सियोहा बिना सिर उठाए फुसफुसाती है, अगली बार? क्या तुम्हें लगता है कि इसके बाद भी हमारे बीच कुछ पहले जैसा रहेगा? डोहुन कुछ पल के लिए रुकता है, फिर उसके माथे को चूमते हुए कहता है, सियोहा, जो आज हुआ उसे तुम गलती कह सकती हो या जरूरत, लेकिन मेरे लिए ये उससे कहीं ज्यादा था।
सुबह जब सियोहा यूजू को ये सब बोली, तब यूजू बोली, क्या तुमको इस बात का एहसास है कि तुम आजकल हर दिन इसी तरह खोए खोए से रहते हैं? ऑफिस की कैंटीन में दोपहर के खाने की महक फैली हुई थी, लेकिन सियोहा के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वो अपनी प्लेट को घूर रहा था और खुद से ही कुछ बुदबुदा रहा था। क्या तुमने कुछ कहा? सियोहा ने अचानक चौंकते हुए अपने सामने बैठे अपने सहकर्मी यूजू से पूछा, फिर खुद ही बात काटते हुए बोला, अरे बाप रे, इसे भूल जाओ। यूजू ने हैरानी से सियोहा को देखा और अपनी घड़ी की तरफ इशारा किया। सियोहा, तुम्हें पता है ना कि हम लंच ब्रेक पर हैं, और क्या हमें ऑफिस आए हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है? तुम्हारे साथ वाकई कुछ तो गड़बड़ है। सियोहा बस एक गहरी आह भरकर रह गया। यूजू को फिक्र होने लगी। उसने थोड़ा झुककर सहानुभूति भरे लहजे में कहा, देखो तुम मुझसे बात कर सकते हो। मुझे तो नहीं याद कि हाल ही में सुपरवाइजर के साथ तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ हो। सियोहा ने इधर उधर देखा जैसे कोई जासूसी कर रहा हो। उसने धीमी और कांपती आवाज में पूछा, यूजू, क्या तुमने कभी ऐसा किया है? हाँ, क्या किया है? यूजू को कुछ समझ नहीं आया। क्या तुमने कभी ऐसा किया है? सियोहा ने फिर वही बात दोहराई। सियोहा, साफ बोलो, तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही। यूजू थोड़ा झुंझला गया। सियोहा ने अपनी आंखें बंद की और एक ही सांस में बोल दिया, 1 रात का रिश्ता, 1 नाइट स्टैंड। जैसे ही ये शब्द सियोहा के मुंह से निकले, यूजू के हाथ से उसका निवाला छूट गया। क्या? यूजू चिल्लाया। चुप रहो। सियोहा ने घबराकर उसका मुंह बंद करने की कोशिश की। अपनी आवाज धीमी रखो और ऐसे मत देखो जैसे कोई बत्तख खाना निगल रही हो। अब यूजू की उत्सुकता का ठिकाना नहीं था। उसने अपनी कुर्सी करीब खिसकाई और बोला, अब तो तुम्हें मुझे शुरू से अंत तक सब कुछ बताना होगा, और खबरदार, जो एक छोटी सी बात भी छोड़ी। सियोहा ने हार मानते हुए कहा, ठीक है बताऊंगा, पर पहले चिल्लाना बंद करो। यूजू खुद से ही बुदबुदाने लगा, आजकल के युवा भी ना कोई मजाक नहीं है। इसने वाकई 1 नाइट स्टैंड के बारे में कुछ कहा। तभी सियोहा के गुस्से का गुब्बारा फूटा। वो पार्क ग्यूजिन, वो कमीना कहीं का। अरे, गाली देने की जरूरत नहीं है। सियोहा ने उसे शांत किया। वैसे तुम ठीक तो हो ना? सियोहा ने बाल पीछे किए और थोड़ा संभलते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूं। लग तो रहा है, यूजू ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर स्थिति में हो। तो क्या ये सब तुम्हारे उस बचपन के दोस्त के साथ हुआ? सियोहा ने तुरंत सफाई दी। देखो, तुम इसे गलत समझ रहे हो। ये सच है कि हमने वो किया, लेकिन मेरा उसके साथ डेटिंग करने या ऐसा कुछ करने का कोई इरादा नहीं है। यूजू की आंखों में शरारत चमकने लगी। उसने सियोहा को कोहनी मारते हुए पूछा, अच्छा, तो तुम दोनों ने मिलकर इसे कितनी बार किया? सियोहा का चेहरा लाल हो गया और वो खामोश हो गया। यूजू हंसने लगा, कितना प्यारा है। पर चलो, कम से कम मुझे राहत मिली। मुझे तो डर था कि तुमने जीवन का आनंद लेना ही छोड़ दिया है। तभी सियोहा की जेब में उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर पार्क ग्यूजिन के मैसेज चमक रहे थे। आराम करो। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे वो छुपाने की लाख कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम था। कैंटीन के उस कोने में जहां पहले हंसी मजाक चल रहा था, अब माहौल थोड़ा भारी हो गया था। यूजू ने अपनी शरारती मुस्कान हटा दी और सियोहा की आंखों में झांकते हुए एक गंभीर बात कही। तथापि सियोहा, यूजू ने रुकते हुए कहा, तुम्हें अपने उस सोने का साथी के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जान लेनी चाहिए। सियोहा ने अपना ड्रिंक टेबल पर रखा और पूछा, ये क्या है? यूजू ने कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए सवाल किया, सच बताओ, तुम्हारे विचार से एक यौन साथी किसे कहते हैं? सियोहा ने बिना सोचे जवाब दिया, सीधी सी बात है, ये एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जो सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने से आगे ना बढ़े, बस वहीं तक सीमित। बिल्कुल, यूजू ने उसकी बात का समर्थन किया। इसलिए जब तक तुम दोनों के बीच कोई व्यक्तिगत भावनाएं नहीं है, तब तक कोई समस्या नहीं होगी। समस्या तब आती है जब उनमें से कोई एक सिर्फ यौन साथी से बढ़कर कुछ और बनना चाहता है। सियोहा थोड़ा ठिठका, जैसे उसे गहरा धक्का लगा हो। सिर्फ यौन साथी से कहीं अधिक? तुम्हारा मतलब क्या है? यूजू ने उंगलियों पर गिनाना शुरू किया। मतलब देखभाल, निकटता, आराम और तुम्हारे जीवन में उसकी स्थायी उपस्थिति, स्नेह। यूजू की आवाज अब और सख्त हो गई थी। उसने चेतावनी देते हुए कहा, सियोहा, इन सभी चीजों को तुम्हें हर हाल में अस्वीकार करना होगा। अगर इनमें से एक भी भावना बीच में आई तो खेल बिगड़ जाएगा। सियोहा ने आत्मविश्वास के साथ अपना सिर झटका और बोला, चिंता मत करो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैं अपनी सीमाओं को अच्छे से जानता हूं। यूजू ने एक फीकी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। आप कभी नहीं जान सकते सियोहा कि लोग भावनाओं के मामले में किस तरह की गलतियां कर बैठेंगे। इस मामले में कम से कम मेरी सलाह मानना ठीक है। सियोहा खामोश हो गया। यूजू की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। तभी सियोहा ने बुदबुदाते हुए एक नाम लिया जिसने पूरी स्थिति को और पेचीदा बना दिया। अंततः हम ली दोयुन के बारे में ही बात कर रहे हैं। तभी गलियारे में फुसफुसाहटें शुरू हुई। किसी ने कहा, क्या आपने उस लड़की के बारे में सुना जिससे ली दोयुन आज मिला था? वो क्लब के कमरे में उसके साथ था। लोग कह रहे थे कि वे दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़े हुए थे। सियोहा हैरान रह गई। उसे लगा, क्या दोयुन कोई गुंडों का सरगना है? क्या उसके पीछे कोई मौत का खेल चल रहा है?
लेकिन अगले ही पल कहानी बदल गई। सियोहा ने सुना कि कोई लड़की दोह्युन से मिन्नतें कर रही थी। दोह्युन ओप्पा, क्या मैं आज आपके घर आ सकती हूँ? पिछले महीने भी तो आपने मुझे इतनी बार अपने यहाँ रहने दिया था। सियोहा का दिल टूट गया। उसे लगा कि दोह्युन ढेर सारी लड़कियों से मिलता है और वो अकेली है जो इस रिश्ते को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचती है। अगली सुबह जब दोह्युन उसके सामने आया तो उसने बड़े शांत भाव से कहा, गुड मॉर्निंग, आपका दिन शुभ हो। सियोहा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, आप कहाँ देख रहे हैं? क्या आप पागल हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप स्कूल में इस तरह की बातें कर रहे हैं। भले ही आपकी अफवाहें व्यापक रूप से सच हो, पर यहां ऐसी बातें करना अनुचित है। दोह्युन उसे देखता रह गया। सियोहा ने मन ही मन तय कर लिया, अब मैं इसके बारे में और नहीं सोचूंगी, हमें दूर रहना चाहिए। वो इतनी परेशान थी कि काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसने अपना सामान समेटा और कहा, बाकी काम कल होगा। जैसे ही वो मुड़ी, दोह्युन उसके ठीक पीछे खड़ा था। सियोहा चौंक गई। अरे, आप यहां क्या कर रहे हैं? दोह्युन ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज में एक तीखापन था, पर अंदाज वही पुराना था। उसने बस इतना कहा, चलो भी सियोहा, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और है? ये सब बस एक बड़ी गलती और गलत फहमी है। सियोहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस पर यकीन करे या उस रहस्य पर जो दोह्युन के चारों ओर बुना गया था। लेकिन आज दोह्युन कुछ अलग ही मिजाज में था। उसने सियोहा को देखते ही बहुत सहजता से कहा, आज मेरी गंगनम में एक अपॉइंटमेंट थी। वहां से लौटते समय मैंने चारों ओर देखा और बस तुम्हारा ख्याल आ गया। सियोहा ने उसे शक भरी निगाहों से देखा, जैसे वो अब भी उन अफवाहों के बारे में सोच रही हो। उसने मन ही मन कहा, तो क्या हुआ? क्या वो अब भी अपनी हरकतों को छुपाने की कोशिश कर रहा है? लेकिन तभी दोह्युन ने एक सुंदर सा बैग मेज पर रखा और कहा, इसीलिए मैंने ला वियेले से कुछ खरीदा। तुम्हें उनका केक पसंद है ना? मुझे अचानक याद आया, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिया। सियोहा का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने बुदबुदाया, उसने इसे इसीलिए खरीदा क्योंकि उसे मेरी याद आई? पर क्यों? फिर उसने जोर से पूछा, उस जगह का ग्रीन टी केक तो काफी मशहूर है और घंटों लाइन में लगना पड़ता है, आपको वो कैसे मिला? दोह्युन ने मुस्कुराते हुए एक शासक की तरह आत्मविश्वास से कहा, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही एक ऑर्डर कर दिया था। मुझे पता था कि तुम्हें ग्रीन टी फ्लेवर वाले केक पसंद है। सियोहा ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, क्या आपको भी ग्रीन टी के स्वाद वाली चीजें पसंद है? दोह्युन उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए धीरे से बोला, वो स्वाद नहीं, तुम पसंद हो। सियोहा एकदम से सकपका गई और बात टालने के लिए बोली, मतलब आपको वो स्वाद पसंद है? दोह्युन ने अपना सिर पीट लिया और चढ़ाते हुए कहा, अरे तुम मूर्ख, मैंने तुम्हें यह बात प्राइमरी स्कूल में पढ़ते समय ही बता दी थी। लेकिन फिर उसकी आवाज थोड़ी धीमी पड़ गई। वैसे मुझे अब इससे एलर्जी है, इसलिए मैं इसे ज्यादा नहीं खा सकता। सियोहा घबरा गई, क्या सच में? तो मुझे इसे खरीदना ही नहीं चाहिए था। इस खास फ्लेवर की वजह से आपको इसके लिए और भी ज्यादा इंतजार करना पड़ा। स्टोर से यहां तक पहुंचने में ही 1 घंटा लगता है, ऊपर से वेटिंग। वो हैरान थी कि क्या उसने सच में उसके लिए इतना कुछ किया। उन्होंने मेरे लिए रिजर्वेशन भी किया था, वो ऐसा क्यों करेगा? सियोहा ने चिंता में केक को दूर हटाते हुए कहा, आपको एलर्जी है, इसलिए आपको इसे और नहीं खाना चाहिए, इसे दूर रख दे। दोह्युन ने उसका हाथ धीरे से पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अगर मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक टुकड़ा खाऊं तो भी ठीक है। सियोहा को समझ आ गया कि बाहर की दुनिया चाहे जो कहे, दोह्युन के दिल में आज भी वही बचपन वाली सियोहा बसती है। सियोहा ने केक का एक टुकड़ा उठाया, पर उसका दिमाग कहीं और था। वो सोच रही थी, अब क्या होगा, किस बारे में हम बात करेंगे। तभी दोह्युन उसे देखते हुए अचानक रुक गया। उसने सियोहा की आंखों में झांकते हुए पूछा, अब आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? सियोहा का दिल जोर से धड़का। उसने सोचा, ये आदमी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? मुझे लगा कि हम सिर्फ सोने का पार्टनर हैं। उसका आत्मविश्वास गिरने लगा था, पर साथ ही अंदर एक रोमांचक हलचल भी थी। वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है, जैसे वो उसके लिए सब कुछ हो? आज उसे केक सामान्य से अधिक मीठा लग रहा था। वो खुद को समझा रही थी, मैं इससे गलत नहीं समझ सकती, क्योंकि ये आदमी, ये बहुत खतरनाक है। तभी बर्तनों की एक खड़खड़ाहट हुई। सियोहा ने अपना बचाव करते हुए कहा, मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे क्या पसंद है? दोह्युन धीरे से हंसा, तुम अचानक इतने सख्त क्यों हो गए हो? सियोहा ने उसे गौर से देखा। उसे पता था कि दोह्युन को मिठाई इतनी पसंद नहीं है, फिर भी उसने एलर्जी के बावजूद ये केक खरीदा। क्या वाकई ये सब उसकी वजह से हुआ? सियोहा ने तुरंत अपने मन को झकझोरा, नहीं, तुम यून सियोहा जैसे खिलाड़ी के झांसे में मत आना। तभी माहौल गहरा हो गया। दोह्युन उसके और करीब आया। सियोहा चिल्लाई, अरे क्या तुम पागल हो गए हो? दोह्युन ने बात बदलते हुए एक शिकायत की, वैसे तुम मेरे मैसेजेस को क्यों अनदेखा करते रहते हो? सियोहा ने नजरें चुराई, मैं व्यस्त हो गई हूं। अरे क्या ऐसा है? दोह्युन ने उसकी बात पर तंज कसा। सियोहा ने गुस्से में कहा, आपके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, जाइए उनका इस्तेमाल कीजिए। दोह्युन ने कंधे उचकारे और बहुत ही गंभीरता से कहा, मेरे पास सिर्फ तुम ही हो। सियोहा का चेहरा लाल हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, ऐसी बातें कहना बंद करो। दोह्युन ने मासूमियत से पूछा, क्या? सियोहा ने उसकी नजरों से बचते हुए कहा, आपने अभी जो कहा वैसी ही बातें, ये सब मुझे भ्रमित कर रहा है। तभी कमरे की लाइट फिर से झपकने लगी।
दोयुन ने चिढ़कर कहा, क्या ये फिर से शुरू हो गया? क्या मजाक है? मेरे परिवार से इस कॉलेज को इतना पैसा मिलता है, फिर भी ये लोग एक छोटी सी बिजली की समस्या ठीक नहीं कर सकते? सियोहा ने उसे गौर से देखा। वह सोच रही थी कि क्या ली दोयुन को उन सभी बातों और अफवाहों के बारे में पता है जो लोग उसके बारे में कहते हैं, या वह अपनी ही दुनिया में बच निकलने की कोशिश कर रहा है। सियोहा ने तंज कसा, क्या ये मजाक है? सब जानते हैं कि तुम्हारा परिवार कितना अमीर है। दोयुन ने ठंडी सांस ली। हाँ, मेरे परिवार के पास बहुत पैसा है, वे इसी बात के लिए मशहूर है। लेकिन मेरे पिता उस तरह के लोग हैं जो कहते हैं हम तुम्हें पैसे देने के बजाय समाज को दान देना पसंद करेंगे। हाँ, मुझे बचपन से यही सुनने को मिला है, पर मैंने भी उन्हें साफ कह दिया है कि अंत में सब कुछ मेरे नाम पर ही आएगा। ये घर, ये कंपनी और यहाँ तक कि बेला भी, उनकी लग्जरी संपत्ति भी। उसने आगे कहा, भले ही मुझे ये सब पसंद ना हो, लेकिन कभी कभी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिमाग और रसूख का इस्तेमाल करना सार्थक होता है। उनके पास मुझ पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सियोहा ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा, तो क्या ये झूठ है कि उन्होंने तुम्हारे कॉलेज में प्रवेश के लिए मोटी रकम दी थी? दोयुन अचानक रुक गया। क्या? सियोहा ने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारे करियर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आर्किटेक्चर भी एक तरह की कला है और मुझे पता चला है कि तुमने यहाँ प्रवेश इसलिए लिया क्योंकि तुमने एक बड़ी प्रतियोगिता में ग्रैंड प्राइज जीता था। तुम वास्तव में अपने काम में प्रतिभाशाली हो दोयुन। दोयुन की आंखों में एक चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें मेरे बारे में इतना जानने में दिलचस्पी होगी। सियोहा ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही तुम्हारे पिता ऐसा दिखाएं कि उन्हें परवाह नहीं है, पर तुम्हारे पास गर्व करने लायक बहुत कुछ है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे इस टैलेंट से बहुत खुश होंगे। दोयुन ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, वो अब काफी बूढ़े हो चुके हैं। इस समय उनके लिए मुझे करियर बदलने के लिए मनाना आसान नहीं होगा। सियोहा ने महसूस किया कि जिसे वो एक बिगड़ैल अमीर लड़का समझ रही थी, उसके पीछे एक सख्त पिता का साया और अपनी पहचान बनाने की तड़प छिपी थी। ली दोयुन के पिता वाकई एक सख्त मिजाज व्यक्ति रहे होंगे, जिसने दोयुन को इतना जटिल और रहस्यमय बना दिया था। कमरे में छाई खामोशी को तोड़ते हुए सियोहा ने गहरी सांस ली और कहा, शायद तुम्हारे पिता का सख्त होना जरूरी रहा होगा, तभी तो वो अपनी कंपनी को अकेले ही इतना बड़ा बना पाए जितनी वो आज है। लेकिन दुर्भाग्यवश इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे के साथ भी उतना ही सख्त व्यवहार किया जितना वे खुद के साथ करते थे। दोयुन चुपचाप सुनता रहा। सियोहा आगे बढ़ी, चाहे ये सच हो या कोई पुरानी गलतफहमी, अभी ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। ऐसा लगता है कि उस समय तुम्हारे पिता और मैं दोनों ही उस रास्ते के बारे में गलत धारणा रखते थे जिसे तुम चुन रहे थे। सियोहा ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, जब हम छोटे थे ली दोयुन, तब मैं भी अक्सर तुम्हें समझ नहीं पाती थी। वास्तव में? दोयुन ने चौंक कर पूछा, सच में? हाँ, सियोहा मुस्कुराई, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हें थोड़ा बेहतर समझने लगी हूं। तुम कोई विद्रोही नहीं हो ली दोयुन, तुम बस अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र रहना चाहते हो। दोयुन की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, पर उसने बात घुमाते हुए कहा, तुम अचानक अतीत के बारे में बात करने लगी। ये अचानक से माहौल इतना उदास क्यों हो गया है? उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आवाज में एक बोझ था। मैंने बस वही कहा जो मेरे मन में आया, बस मान लो कि तुमने कुछ सुना ही नहीं। सियोहा ने उसकी बात काटते हुए कहा, क्या मैं ये दिखावा करूं कि मैंने इसे सुना ही नहीं? आप मुझसे ऐसी उम्मीद कैसे कर सकते हैं? दोयुन ने एक लंबी आह भरी। तुम्हारी वजह से अब मैं भी अतीत के बारे में सोचने लगा हूं। उन यादों के सामने आज मैं हार गया। उसी पल कमरे में एक आश्चर्यजनक हलचल हुई। दिल की धड़कनें रोमांचक तरीके से तेज होने लगीं। उनके बीच के उस सख्त व्यवहार की दीवार में एक दरार आ गई थी। सियोहा ने महसूस किया कि जिस खिलाड़ी से वो भाग रही थी, वो वास्तव में एक ऐसा लड़का था जो बस समझा जाना चाहता था। अंधेरे कमरे में केवल उनकी भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। सियोहा का दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि दोयुन का व्यवहार उसे पूरी तरह भ्रमित कर रहा था। एक तरफ उसकी शरारती बातें थीं और दूसरी तरफ वो गहरा खालीपन जो सियोहा ने अभी अभी उसकी बातों में महसूस किया था। जैसे ही सियोहा ने फिसलने की कोशिश की, दोयुन ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसकी आवाज अब शरारत भरी नहीं, बल्कि धीमी और गंभीर थी। सियोहा, अगर ये बल्ब गिरकर टूट भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे जीवन में पहले से ही बहुत कुछ टूटा हुआ है। सियोहा का गुस्सा अचानक गायब हो गया। उसने महसूस किया कि दोयुन जिसे मजा कह रहा था, वो दरअसल उसकी बेचैनी को छिपाने का एक तरीका था। सियोहा ने धीरे से उसका हाथ अपने कंधों से हटाकर उसके चेहरे पर रखा। क्या तुम सच में पागल हो गए हो या सिर्फ ये दिखावा कर रहे हो ताकि तुम्हें कोई समझ न सके? दोयुन कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसकी आंखों की वो चमक जो अब तक सियोहा को परेशान कर रही थी, अब बदल गई थी। दिखावा करना आसान है सियोहा। लोग आपके उसी रूप को पसंद करते हैं जो आप उन्हें दिखाते हैं। मेरे पिता ने मुझे एक उत्तराधिकारी की तरह देखा, दोस्तों ने एक अमीर बिगड़ैल की तरह। तुम पहली हो जिसने मुझे एक स्वतंत्र इंसान की तरह देखा।
सियोहा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, स्वतंत्र होना और बदतमीज होना दो अलग बातें हैं ली दोह्युन। तुम स्कूल में हो, यहां कम से कम अपनी मर्यादा याद रखो। दोह्युन थोड़ा पीछे हटा और एक लंबी सांस ली। शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन जो मैंने कहा वो सच है। अब जब भी तुम इस कमरे में आओगी तुम्हें ये बल्ब नहीं बल्कि मेरा हाथ और ये पल याद आएगा। उसने कमरे की मुख्य लाइट चालू कर दी। अचानक हुई रोशनी से दोनों की आंखें चौंधिया थीं। वो जादुई और तनावपूर्ण पल टूट गया, लेकिन उनके बीच की दूरी अब कम हो चुकी थी। दोह्युन ने जमीन पर गिरे औजार उठाए और सियोहा की ओर देखा। बल्ब मैंने बदल दिया है, अब कम से कम तुम अंधेरे में नहीं रहोगी। सियोहा ने अपनी स्टॉकिंग्स ठीक की और अपना बैग उठाया। शुक्रिया, लेकिन याद रखना दोह्युन, अगली बार अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं सच में तुम्हें स्कूल से सस्पेंड करवा दूंगी। दोह्युन खिड़की के पास खड़ा होकर मुस्कुराया। कोशिश करके देख लेना, पर मुझे पता है अब तुम मुझसे भाग नहीं पाओगी। कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया था। युन सियोहा में दोह्युन की आंखों में सीधे देखते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। उसे लगा कि वो दोह्युन को आसानी से हरा देगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो किसके साथ खेल रही है। सियोहा ने एक गहरी सांस ली और दोह्युन के करीब आई। तो ठीक है ली दोह्युन, अगर तुम हार गए तो तुम पूरे स्कूल के सामने स्वीकार करोगे कि तुम मेरे गुलाम हो। दोह्युन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने सियोहा को सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद उसके सामने झुक गया। और अगर तुम हारी सियोहा तो तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं कहूंगा, बिना किसी सवाल के। सियोहा ने अपनी चाल चली। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर दोह्युन के चेहरे को छुआ और फिर अपनी उंगलियों से उसे उत्तेजित करने की कोशिश करने लगी। उसने सोचा था कि दोह्युन की घबराहट या उसकी सांसें उसकी कमजोरी बनेंगी। क्या हुआ दोह्युन, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा रहा है? सियोहा ने फुसफुसाते हुए उसके कान के पास कहा। दोह्युन की सांसें स्थिर थीं। उसने सियोहा की कलाई पकड़ी और उसे अपनी ओर खींच लिया। इतनी जल्दी क्या है, खेल तो अभी शुरू हुआ है। सियोहा को लगा था कि वो नियंत्रण में है, लेकिन दोह्युन का शांत रहना उसे बेचैन करने लगा। दोह्युन ने उसकी गर्दन के पास धीरे से अपनी उंगलियां फेरी, जिससे सियोहा के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसका ध्यान भटकने लगा। वो उसे हस्तमैथुन करवाकर हराना चाहती थी, लेकिन दोह्युन की छुअन इतनी प्रभावशाली थी कि सियोहा खुद अपनी भावनाओं को काबू करने में संघर्ष करने लगी। दोह्युन ने सियोहा की आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, तुम हारने वाली हो सियोहा, तुम्हारी धड़कनें बहुत तेज हैं। सियोहा ने खुद को संभालते हुए अपना अगला कदम उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी बाहर किसी के आने की जोरदार आवाज आई। स्कूल का गार्ड राउंड पर था और लाइट की तरफ बढ़ रहा था। प्रशासनिक कार्यालय के उस ठंडे सोफे पर सियोहा का शरीर कांप रहा था। दोह्युन की चालें इतनी सटीक थीं कि सियोहा के पास विरोध करने की न तो ताकत बची थी और न ही इच्छा। दोह्युन ने अपनी जीभ और उंगलियों का खेल जारी रखा। सियोहा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। उसके हाथ सोफे के किनारों को इतनी जोर से जकड़े हुए थे कि उसके पोर सफेद पड़ गए थे। क्या हुआ सियोहा, तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही? दोह्युन ने ऊपर देखते हुए शरारत से पूछा। तुम तो मुझे हराने आई थी, लेकिन यहां तो नजारा कुछ और ही है। सियोहा ने लड़खड़ाती आवाज में कहने की कोशिश की। रुको दोह्युन, ये चीटिंग है। लेकिन उसके शब्द उसके शरीर की प्रतिक्रिया के विपरीत थे। जब दोह्युन ने एक बार फिर उसके सबसे संवेदनशील हिस्से पर दबाव बनाया तो सियोहा के मुंह से एक तीखी आह निकल गई। उसकी सांसें अब बेकाबू थीं। वो झरना जिसकी बात दोह्युन कर रहा था अब सियोहा की सहन शक्ति की सीमा पार कर चुका था। अचानक सियोहा का पूरा शरीर धनुष की तरह तन गया। कमरे की खामोशी में उसकी सिसकियों और भारी सांसों की आवाज गूंज उठी। वो हार गई थी। शर्त के मुताबिक वो दोह्युन से पहले स्खलित हो गई थी। दोह्युन धीरे से पीछे हटा और एक विजयी मुस्कान के साथ उसे देखने लगा। सियोहा बेदम होकर सोफे पर गिर पड़ी। उसका चेहरा शर्म और थकावट से लाल था। दोह्युन ने झुककर उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, खेल खत्म हुआ युन सियोहा, और जैसा कि हमने तय किया था, हारने वाला गुलाम बनेगा। उसने सियोहा के बिखरे हुए बालों को पीछे किया और उसकी आंखों में झांका। अब से तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा, चाहे वो स्कूल के अंदर हो या बाहर। सियोहा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नजरें झुका लीं। उसे पता था कि उसने एक ऐसी आग से खेल लिया था जिसने अब उसे पूरी तरह जला दिया था। सियोहा ने अपनी आंखें धीरे से खोलीं। सामने ली दोह्युन खड़ा था, जो उसे एक शिकारी की नजर से नहीं बल्कि एक अजीब सी तृप्ति और गहराई के साथ देख रहा था। सियोहा के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यह सब वाकई इतना सुखद था, या ये इसलिए ऐसा लगा क्योंकि ये ली दोह्युन था? वो जिस शख्स से नफरत करने का नाटक करती थी, उसी के स्पर्श ने उसे उस शिखर तक पहुंचा दिया था जहां वो खुद को भूल गई थी। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, दोह्युन, तुमने क्या किया मेरे साथ? दोह्युन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से झुककर सियोहा के पसीने से भीगे माथे को चूमा। उसकी इस कोमलता ने सियोहा को और भी ज्यादा विचलित कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया सियोहा, उसने धीमी आवाज में कहा। यह सिर्फ तुम्हारा शरीर था जो सच बोल रहा था। तुम मुझसे और इस एहसास से भाग रही थी, लेकिन आज तुम्हारी रूह ने भी हार मान ली। सियोहा ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर अभी भी कांप रहे थे। दोह्युन ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे सहारा दिया और खुद को व्यवस्थित किया।
शर्त याद है ना? दोयुन की आवाज में अब फिर से वही अधिकार था। तुम अब मेरी गुलाम हो। सियोहा ने उसकी आंखों में देखा। उसे डर होना चाहिए था, गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह एक अजीब सी शांति थी। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया। अंधेरे कमरे में सोफे की तंगी ने उन्हें एक दूसरे के इतने करीब ला दिया था कि उनके बीच की हवा भी अब भारी महसूस हो रही थी। सियोहा ने महसूस किया कि दोयुन का शरीर अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और चौड़ा हो चुका था। सियोहा ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसकी नाक दोयुन की शर्ट से टकरा रही थी, जहां से लकड़ी और हल्की मर्दाना खुशबू आ रही थी। उसने मन ही मन सोचा, बचपन में जब हम गले मिलते थे तो मुझे बस सुरक्षा महसूस होती थी, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं पिघल रही हूं। दोयुन ने उसकी पकड़ और मजबूत कर ली, जैसे वो सियोहा के दिल की बात सुन रहा हो। तुम बहुत कांप रही हो सियोहा। क्या अब भी मुझसे डर लग रहा है या अपनी भावनाओं से? जब दोयुन ने खाने और बाहर जाने की बात छेड़ी तो सियोहा को एक अजीब सी चिढ़ हुई। वो चाहती थी कि दोयुन इस पल की गंभीरता को समझे, लेकिन वो हमेशा की तरह इसे मजाक या अपनी अमीरी के पीछे छिपा रहा था। ली दोयुन, तुम सच में कभी नहीं सुधरोगे, सियोहा ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। तुम्हें लगता है कि हर चीज खरीदी जा सकती है। महंगी ओमाकासे या कोरियन बीफ से तुम मेरा ख्याल रखने का दिखावा नहीं कर सकते। दोयुन थोड़ा रुका। उसने सियोहा को अपनी बाहों से पूरी तरह नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, यह दिखावा नहीं है, मैं बस तुम्हें वो सब देना चाहता हूं जो तुम्हें पसंद है। अगर तुम्हें केक पसंद नहीं आया तो हम कुछ और ढूंढ लेंगे, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। सियोहा को समझ आया कि दोयुन का गुलाम बनाने का मतलब उसे प्रताड़ित करना नहीं, बल्कि उसे अपने करीब बांध कर रखना था। वो उसे उन यादों से बाहर नहीं जाने देना चाहता था। ठीक है, सियोहा ने हार मानते हुए कहा, हम ओमाकासे चलेंगे, लेकिन ये हमारी शर्त का हिस्सा नहीं होगा। ये सिर्फ एक डिनर होगा। दोयुन की आंखों में वही पुरानी शरारती चमक वापस आ गई। जो तुम कहो मेरी गुलाम टीचर, पर याद रखना बिल मैं ही भरूंगा और तुम पूरी शाम सिर्फ मुझे देखोगी। दोयुन खड़ा हुआ और उसने सियोहा को हाथ पकड़कर उठाया। कमरे से बाहर निकलते समय उसने सियोहा का हाथ नहीं छोड़ा। जैसे ही वे स्कूल के कॉरिडोर की ठंडी हवा में पहुंचे, सियोहा को एहसास हुआ कि कल से स्कूल का माहौल उसके लिए पूरी तरह बदलने वाला है। वो अब सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं थी और दोयुन सिर्फ एक बिगड़ैल छात्र नहीं। उनके बीच की वो कच्ची डोरी अब एक अटूट जंजीर बन चुकी थी। सुबह की पहली किरण जब खिड़की के पर्दों को चीरते हुए यून सियोहा के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें भारी थीं। उसने सबसे पहले अपना हाथ तकिए के नीचे रखा, फोन की तलाश में। अभी तक कोई मैसेज नहीं। उसने बुदबुदाते हुए स्क्रीन देखी। ली दह्यून की तरफ से सन्नाटा था। न कोई कॉल, न कोई गुड मॉर्निंग। कल रात की वो बहस, वो सिर्फ पार्टनर होने का दावा और फिर उसका अचानक गायब हो जाना यानी गोस्टिंग, सियोहा के मन में एक अजीब सी भनभनाहट पैदा कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और खुद को आईने में देखते हुए कहा, क्या वो वाकई इसलिए नाराज है क्योंकि मैं उसे हर बार ठुकरा देती हूं, पर मेरे पास सच में समय नहीं है। दोपहर होते होते काम का दबाव बढ़ने लगा। ली दयून का फिर से मैसेज आता है, क्या आज आपके पास थोड़ा समय है? सियोहा की उंगलियां कीपैड पर रुकीं, फिर उसने रूखापन दिखाते हुए टाइप किया, मैं नहीं आ सकती, मुझे काम है। वो एक टीए थी और आज का दिन उसके करियर के लिए सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला था। चियोंगडम में एडम की प्रदर्शनी का मिलन समारोह था। उसने खुद को समझाया कि एक असिस्टेंट के लिए अपने प्रोफेसर के प्रोग्राम से गायब होना मुमकिन नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि वो वहां सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि नए लोगों से मिलने और अपनी पहचान बनाने के लिए जा रही है। उसने बहुत समय बाद खुद को अच्छे से तैयार किया। जब उसने अपना पसंदीदा गाउन पहना और बालों को संवारा तो उसे अपनी मेहनत सार्थक लगने लगी। चियोंगडम की गैलरी में इत्र और महंगी वाइन की खुशबू फैली थी। भीड़ के बीच सियोहा की नजरें बार बार अपने फोन पर जा रही थी। क्या कोई महत्वपूर्ण कॉल आने वाली है? ओ क्षमा करें, ये कोई महत्वपूर्ण कॉल नहीं है, उसने पास खड़े लोगों से कहा जब उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन को अनदेखा किया और काम पर ध्यान दिया। तभी प्रोफेसर र्यू देवहा उसके सामने आए। टीए यून, मैंने प्रोफेसर र्यू से आपके बारे में बहुत बात की है, एडम ने गर्व से कहा। एशिया के दिग्गज कलाकार र्यू देवहा ने सियोहा की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तो द होराइजन आपने ही बनाया है? आपकी कलाकृति ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। मुझे आपकी एक और रचना भी पसंद आई। सियोहा का दिल जो सुबह से एक अनजान डर में धड़क रहा था, अब गर्व से भर गया। लोकप्रिय प्रोफेसर र्यू उसे प्रतिक्रिया दे रहे थे। जो सुबह उदासी और खामोशी से शुरू हुई थी, वो अब सफलता की रोशनी में नहा रही थी। गैलरी की सुनहरी रोशनी में रयू धोवा की बातें सियोहा के कानों में शहद की तरह घुल रही थीं। रयू ने अपनी सादगी और ईमानदारी से सबको चौंका दिया जब उन्होंने एडम के सामने ही कहा, शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए, पर इस पूरे आयोजन में द होराइजन मेरी पसंदीदा कृति है। सियोहा का दिल जोर से धड़का। उसने झुककर शुक्रिया अदा किया। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूं प्रोफेसर। तभी रयू ने अपनी गहरी आंखों से उसे देखा और एक सीधा प्रस्ताव रखा। मैं आपको अपनी निजी प्रदर्शनी में आमंत्रित करना चाहता हूं, आपका क्या विचार है?
सेओहा को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। जिसे वो अपना आदर्श मानती थी वो उसे खुद न्योता दे रहा था। उसने चहकते हुए कहा, ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी प्रोफेसर। तभी बीच में कूद पड़े प्रोफेसर एडम। एडम, जो दुनिया की नज़र में पेंटिंग के उस्ताद और जीवित राष्ट्रीय धरोहर थे, असल जिंदगी में बेहद शरारती और बेबाक थे। उन्होंने वाइन का गिलास घुमाते हुए कहा, यहाँ का माहौल कितना रोमांटिक है, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। क्यों ना इस प्रदर्शनी को एक डेट की तरह इस्तेमाल करो। सेओहा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके मन में एक ही ख्याल आया, क्या प्रोफेसर आखिरकार पागल हो गए हैं? वो एडम ही थे जिन्हें देखकर सेओहा ने ललित कला, फाइन आर्ट्स की पढ़ाई शुरू की थी। वो उनके जैसा बनना चाहती थी, पर आज उसे लगा कि अगर उसे पहले पता होता कि एडम इतने अतरंगी इंसान हैं, तो वो यहाँ आने से पहले 2 बार सोचती। एडम यहीं नहीं रुके, उन्होंने सेओहा के सजे धजे लुक को देखते हुए मजाक उड़ाया, टीए यून, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही चमक रही हो। क्या प्रोफेसर रय्यू को प्रभावित करने के लिए ये सब पहना है? तुमने कहा था ना कि तुम्हें मर्दाना व्यक्तित्व वाले मर्द पसंद है। क्या तुम्हारा इशारा रय्यू की तरफ था? सेओहा बस मन ही मन चिल्ला रही थी, कोई इस इंसान को रोको। उसने हकलाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं प्रोफेसर रय्यू जैसे ऊंचे व्यक्तित्व वाले इंसान के साथ बैठने के भी लायक हूं। तभी रय्यू दोवा ने माहौल को संभाला। उन्होंने एडम को टोकते हुए कहा, एडम, तुम भी ना इतनी कम उम्र की लड़की से क्या बातें कर रहे हो? उसे असहज मत करो। फिर वो सेओहा की ओर मुड़े और बड़ी शालीनता से बोले, मिस सेओहा, आशा है आपको बुरा नहीं लगा होगा, एडम बस मजाक कर रहे हैं। सेओहा को राहत मिली। उसने मन में सोचा, शुक्र है, कम से कम रय्यू तो एक सज्जन व्यक्ति हैं, एडम की तरह नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि आप वाकई एक अद्भुत व्यक्ति हैं। रय्यू की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। उन्होंने धीरे से अपना गिलास टेबल पर रखा। मिस सेहोवा, अगर आपको मुझसे कुछ मार्गदर्शन चाहिए तो मुझे उम्मीद थी कि हमें कुछ समय अकेले साथ बिताने का मौका मिलेगा। सेहोवा के गले में एक कड़वा घूंट उतर गया। वो दंग रह गई। क्या ये वही सज्जन कलाकार है जिसे वो अपना आदर्श मानती थी? रय्यू की आंखों में प्रशंसा नहीं बल्कि एक शिकारी की चमक थी। रय्यू ने अपना हाथ बढ़ाते हुए सेहोवा के करीब आने की कोशिश की। क्या आप तैयार हैं? यह आपके लिए एक बिल्कुल नया अनुभव हो सकता है। आपने एडम से सिर्फ चित्रकला सीखी है, लेकिन मुझसे आप बहुत कुछ और सीख सकती हैं। वो सीखने शब्द पर जिस तरह जोर दे रहा था, उसका अर्थ बिल्कुल साफ था। सेहोवा का दिमाग तेजी से घूमने लगा। उसे एक पल के लिए वो खबर याद आई जो उसने हाल ही में पढ़ी थी, ललित कला विभाग के शिक्षण सहायक पर हमला। उसे समझ आया कि इस ग्लैमरस दुनिया के पीछे कितनी गंदगी छिपी है। रय्यू ने बेशर्मी से अपना हाथ हिलाया और एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, मुझे आपको अपने वर्क रूम यानी निजी कमरे में पाकर बहुत खुशी होगी। मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। सेहोवा को अंदर ही अंदर मितली महसूस हो रही थी। वो अब तक सिर्फ मुस्कुरा रही थी ताकि माहौल खराब ना हो, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। कितना घिनौना आदमी है ये। क्या मुझे अपनी तरक्की के लिए ये सब सुनना पड़ेगा? नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं एक मामूली शिक्षण सहायक हूं, पर मैं कोई खिलौना नहीं हूं। उसने एडम की ओर देखा जो अब भी नशे में धुत अपनी ही दुनिया में मगन था। उसे एहसास हुआ कि यहां उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए सेओहा के गिलास की आवाज आई, ठक। उसने उसे इतनी जोर से मेज पर पटका कि आसपास के लोग अपनी बातचीत भूलकर वहीं देखने लगे। नशे में डूबे प्रोफेसर एडम की भी आंखें एक पल के लिए खुल गईं। सेओहा का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, पर उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी और सख्त थी। उसने रय्यू की आंखों में सीधे झांकते हुए कहा, माफ करें प्रोफेसर, लेकिन मेरी कला को समझने में आपने बहुत बड़ी भूल कर दी है। आपके मार्गदर्शन का रास्ता अगर आपके निजी कमरे से होकर जाता है तो मुझे ऐसे करियर की कोई जरूरत नहीं। मैं एक आर्टिस्ट हूं, आपकी कोई कठपुतली नहीं। प्रोफेसर रय्यू, जो अब तक खुद को खेल का खिलाड़ी समझ रहा था, बुरी तरह सकपका गया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और बातों को घुमाने की कोशिश की। कहने लगा कि सेओहा बहुत संवेदनशील हो रही है। उसने नशे में धुत एडम से मदद मांगनी चाहिए, पर एडम बस इतना ही कह पाए कि सेओहा उनकी सबसे अच्छी छात्रा है और उसे परेशान ना किया जाए। तभी खेल में असली एंट्री हुई ली दोयुन की। दोयुन, जिसकी मुट्ठियां अब तक गुस्से से भींच चुकी थीं, अपनी कुर्सी से उठा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने रय्यू के पास जाकर धीमी आवाज में तंज कसा, तो ये है आपका सिखाने का तरीका? चाचा, आपने सही कहा था, यहाँ का माहौल वाकई काफी रंगीन है। उसके चाचा, जो अब तक खामोश तमाशा देख रहे थे, अचानक खड़े हुए और रय्यू के कंधे पर भारी हाथ रखते हुए उसे हकीकत का आईना दिखाया। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर ये बात बाहर गई तो रय्यू की अगली कला प्रदर्शनी किसी गैलरी में नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे होगी। रय्यू के माथे पर पसीना चमकने लगा। वो अपनी पोजीशन की धौंस जमाने की कोशिश कर ही रहा था कि दोयुन ने उसे बीच में ही काट दिया। उसने रय्यू को साफ शब्दों में शिकारी करार दिया। प्रोफेसर रय्यू, जो अब तक सेओहा को अपनी उंगलियों पर नचाने का ख्वाब देख रहे थे, उनका चेहरा किसी भीगी बिल्ली जैसा हो गया था। HS सीमेंट ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि कला की दुनिया को फंड करने वाला एक विशाल साम्राज्य था। कहानीकार के शब्दों में कहें तो दोहियोन ने अपनी मासूमियत का मुखौटा उतारकर रय्यू के घमंड पर एक ऐसा वास्तुशिल्प हमला किया था जिसकी मरम्मत मुमकिन नहीं थी।
दोयुन अपनी प्लेट में खाना घुमाते हुए बहुत ही बेपरवाही से बोला, ओह सेवा, मुझे लगता है तुम्हारे पिता को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि उनके अत्यधिक सुरक्षा वाले स्वभाव की यहाँ कितनी जरूरत है, खासकर तब जब कुछ प्रोफेसर सिखाने के नाम पर निजी कमरे के रास्ते ढूंढते हैं। रयू के हाथ कांपने लगे। उसने जिस लड़की को शिकार समझा था वो असल में उस हाथ की बेटी निकली जो इस पूरे आर्ट जगत की बागडोर थामे हुए था। रयू ने हकलाते हुए बात संभालने की कोशिश की। चेयरमैन की बेटी? सेवा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा मतलब था कि मार्गदर्शन तो कहीं भी हो सकता है, वर्करूम जरूरी नहीं है। सेवा ने दोयुन की तरफ एक तीखी नजर डाली। उसे दोयुन की इस ओवर एक्टिंग और उसकी पहचान उजागर करने पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो जानती थी कि इस वक्त रयू को उसकी औकात दिखाना भी जरूरी था। उसने ठंडे लहजे में कहा, मेरे पिता कौन है इससे मेरी मेहनत का कोई लेना देना नहीं था प्रोफेसर, इसीलिए मैं चुप थी। लेकिन दोयुन ने सही कहा, शायद अब मुझे अपने पिता से उन रास्तों के बारे में बात करनी चाहिए जो आपने मुझे करियर में आगे बढ़ने के लिए सुझाए थे। रयू का चेहरा अब सफेद से काला पड़ चुका था। उसकी आंखों के सामने अपना करियर मिट्टी में मिलता दिख रहा था। वो जो अब तक शेर बन रहा था अब अपनी कुर्सी पर सिमट गया था। दोयुन ने अपनी वास्तुकला वाली तेज नजर रयू पर टिकाई और फुसफुसाते हुए बोला, प्रोफेसर, मेरा मजाक थोड़ा अतिरंजित जरूर था, लेकिन आपका डर बिल्कुल असली है, और यकीन मानिए अभी तो खेल शुरू हुआ है। भोजन खत्म हुआ, लेकिन किसी के हलक से निवाला नहीं उतरा। रयू ने बिल चुकाने के बहाने वहां से भागने में ही भलाई समझी। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही सड़क पर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन सियोहा और दोयुन के बीच की बातचीत की गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। सियोहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोयुन का शुक्रिया अदा करे या उसका सिर फोड़ दे। उसने अपनी पहचान उजागर होने पर शिकायत की तो दोयुन अपनी पुरानी शरारती फितरत पर उतर आया। उसने सियोहा के करीब आते हुए बड़े लाड से कहा, युन सियोहा, तुम जरा भी क्यूट एक्टिंग नहीं कर सकती, कम से कम मेरी तारीफ तो करो, आखिर मैंने तुम्हारी जान बचाई है। सियोहा ने उसे झिड़कते हुए पीछे धकेला। तुम बहुत करीब आ रहे हो दोयुन, और हाँ, मदद के लिए शुक्रिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। तभी दोयुन ने अपना असली पत्ता फेंका। वो मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अगर तारीफ नहीं करनी तो मुझे पैसे वापस कर दो। याद है ना, मैंने कहा था कि मेरी मदद की एक कीमत होगी। मैंने अपने तरीके से तुम्हारी समस्या सुलझा दी, अब चुकाने की बारी तुम्हारी है। सियोहा हैरान रह गई। क्या तुम सच में पैसे मांग रहे हो? तुम इतने अमीर घर से हो और तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए? दोयुन उसे चढ़ाते हुए उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। पैसे मतलब सिर्फ नोट नहीं होते सियोहा, मैंने तुम्हें चुकाने के कितने ही तरीके बताए थे, बताओ क्या करोगी मेरे लिए? तभी अचानक दोयुन का चेहरा बदला। वो थोड़ा उत्तेजित सा दिखने लगा और अजीब हरकतें करने लगा। सियोहा को लगा कि वो फिर से कोई नाटक कर रहा है, लेकिन जब दोयुन ने अपनी हालत को लेकर बेहद अजीब और शर्मनाक टिप्पणी की, जिसे सुनकर सड़क पर चलते लोग भी रुक जाएं, तो सियोहा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे चुप रहो, आवाज कम करो, तुम ऐसी बेहुदा बातें क्यों कर रहे हो? दोयुन ने मासूमियत का ढोंग करते हुए कहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, सच में मेरी हालत खराब हो रही है, किसी डॉक्टर को बुलाओ। और देखते ही देखते वो बीच सड़क पर चलपुदुक यानी धप से गिर पड़ा, जैसे कोई गहरा सदमा लगा हो। सियोहा उसे जमीन पर पड़ा देख दंग रह गई। उसे समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। उसने पास जाकर उसे पैर से हल्का सा हिलाया और गुस्से में फुसफुसाते हुए बोली, क्या इस बात पर इतना ड्रामा करने की जरूरत है? और वैसे भी मैं अपने पीरियड्स पर हूं, समझे? तो अपना ये नाटक बंद करो और खड़े हो जाओ। दोयुन, जो अब तक जमीन पर लौट रहा था, एक झटके में शांत हो गया। उसने अपनी एक आंख खोली और सियोहा को ऐसे देखा जैसे कोई बहुत बड़ी पहेली सुलझ गई हो। उसने धीरे से कहा, ओह, बस इतनी सी बात थी, मैंने सोचा तुम मुझे अनदेखा कर रही हो। वो धूल झाड़ते हुए खड़ा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सियोहा ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे एहसास हुआ कि चाहे दोयुन कितना भी बड़ा वास्तुकार बन जाए या जर्मनी से होकर आ जाए, वो रहेगा वही पागल बचपन का दोस्त, जिसे संभालना दुनिया के किसी भी प्रोफेसर से निपटने से ज्यादा मुश्किल है। अंधेरी सड़क पर दोनों एक दूसरे को देखते रहे, एक गुस्से में और एक अपनी उसी टेढ़ी मुस्कान के साथ। लंबी जुदाई के बाद ये मुलाकात जितनी नाटकीय थी उतनी ही यादगार भी। तो दोस्तों, बात अब हंसी मजाक से बहुत आगे निकल चुकी थी। सियोहा के मन में एक अजीब सी जिद सवार थी। उसने सोचा, दोयुन ने मेरी मदद की तो आज मैं उसे ऐसा तोहफा दूंगी कि उसकी रूह कांप जाएगी। उसने जिसे दिल को छू लेने वाली सेवा का नाम दिया था, वो असल में एक ऐसी साजिश थी जिसकी उम्मीद खुद ली दोयुन ने भी नहीं की थी। जगह बदल चुकी थी। अब वे एक ठंडे और सुनसान तहखाने में थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। दोयुन, जो हमेशा खुद को बहुत होशियार समझता था, आज पहली बार सहमा हुआ था। सेवहा उसके करीब आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दोयुन घबरा कर बोला, यून सेवहा, रुको, ये तुम क्या कर रही हो? पर सेवहा नहीं रुकी। उसने वो किया जो उसे लगा कि शायद लड़कों को पसंद आता है। उसने अपनी उस अजीब सेवा को अंजाम दिया। लेकिन जैसे ही उसने वो किया, उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया। उफ, वो चिल्लाई। उसने तुरंत अपना मुंह साफ किया और बड़े अजीब अंदाज में बोली, छी, ये कितना घिनौना है, इसका स्वाद इतना कड़वा क्यों है? क्या सच में इसका स्वाद ऐसा ही होता है? दोयुन अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वो बस उसे देखता रह गया। सेवहा ने झिझकते हुए फिर पूछा,
मुझे लगा था लड़कों को ये चीजें पसंद आती हैं, क्या मैं गलत थी? दोह्युन ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। शायद वो हंसना चाहता था या शायद वो हैरान था। उसने धीमी आवाज में कहा, सेयोहा, इसे कोई अपने मुंह में डालना क्यों चाहेगा? इसका स्वाद कभी अच्छा नहीं होता। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। सेयोहा ने पास पड़ा एक खुरदुरा भांग का कपड़ा उठाया और अपना मुंह पोंछते हुए गुस्से में कहा, पर मैंने तो कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे क्या पता था कि ये इतना बुरा होगा। तहखाने की उस घुटन भरी खामोशी में ली दोह्युन ने अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंका। उसने सेयोहा की आंखों में झांकते हुए उसे उस पुरानी शर्त की याद दिलाई, वो शर्त जो आज उसे हार और जीत के बीच खड़ा कर रही थी। दोह्युन की आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। मुझे सब याद है सेयोहा, हमारी शर्त थी जो दूसरे की हरकतों से पहले टूट जाएगा वो हार जाएगा, और अब मैं अपनी जीत की इच्छा पूरी करने जा रहा हूं। सेयोहा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने घबराकर पूछा कि उसकी इच्छा क्या है। उसे लगा कि शायद दोह्युन उसे मजबूर करेगा, लेकिन उसने जो कहा वो सेयोहा की सोच से परे था। चिंता मत करो, मैं इसे अंदर नहीं डालूंगा, मैं बस ऐसे ही रहूंगा, बस रगड़ महसूस करो। क्या तुम इसे सह पाओगी? सेयोहा की सांसें तेज हो गईं। वो अंदर से एक अजीब सी हलचल महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है, जैसे वो किसी बड़े खेल का हिस्सा है। तभी दोह्युन ने उसके कान के पास झुककर जहरीले शब्दों में फुसफुसाया, तुम्हें पता है हम क्या कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे हम दुनिया को दिखा रहे हैं। मैं एक घटिया गुंडा हूं जो तुम्हें धमका रहा हूं, और तुम वो नेक और मासूम युवती हो जो गलती से मुझसे टकरा गई। सेयोहा ने विरोध करना चाहा, पर शब्द उसके गले में ही अटक गए। दोह्युन यही नहीं रुका, उसने उसके चरित्र पर एक गहरी चोट की। लेकिन सच तो ये है सेयोहा, तुम अंदर से एक एग्जिबिशनिस्ट हो। तुम चाहती हो कि कोई तुम्हें देखे, कोई तुम्हें बेरहमी से छुए, और देखो तुम स्थिति का आनंद ले रही हो, तुम उत्साहित हो रही हो। नहीं, मैं उत्साहित नहीं हूं। तभी दोह्युन ने उसका सिर पकड़कर धीरे से ऊपर उठाया और खिड़की की तरफ इशारा किया। बाहर अंधेरा था, लेकिन रोशनी के एक हल्के घेरे में कोई खड़ा था। झूठ मत बोलो, अपना सिर उठाओ और बाहर देखो, उस व्यक्ति को देखो जो तुम्हें देख रहा है। क्या अब भी तुम कहोगी कि तुम्हें मजा नहीं आ रहा? सेयोहा की आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर वाकई कोई था। क्या वो व्यक्ति वाकई उन्हें देख रहा था, या ये भी दोह्युन की रची हुई किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? उस रात सेयोहा की मासूमियत और दोह्युन की सनक के बीच की दीवार पूरी तरह ढहने वाली थी। माहौल में तनाव इतना था कि उसे किसी चाकू से काटा जा सकता था। सेयोहा की नजरें बाहर खिड़की पर टिकी थीं। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या ऐसा नहीं लगता कि वो हमारी तरफ देख रहा है? उसे डर था, उसे झिझक थी, पर दोह्युन, वो तो अपनी ही दुनिया में था। दोह्युन ने उसे चढ़ाते हुए कहा, डम्मी, इतनी ऊंचाई से वो हमें देख ही नहीं पाएगा। ये सब तो बस रोल प्ले का हिस्सा है। सच बताओ, क्या तुम उत्साहित नहीं हो रही हो? सेयोहा ने अपना चेहरा छुपाते हुए जवाब दिया, मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता। तुम ये घिनौनी बातें कहां से सीखते हो? पर सच तो ये था कि ली दोह्युन आज पहले से कहीं ज्यादा उत्तेजक लग रहा था। सेयोहा का दिल अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, काश ली दोह्युन इसे बहुत अंदर तक ले जाए। और तभी दोह्युन की सब्र का बांध टूट गया। उसने महसूस किया कि सेयोहा की जांघें कितनी मुलायम है। उसने गुस्से और चाहत में भरकर कहा, धत तेरी की, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं इसे अब अंदर डालना चाहता हूं। और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला, पक पक पक। दोह्युन की बेरहमी देख सेयोहा चीख उठी, अरे अगर तुम इसे इतनी बेरहमी से करोगे तो। पर उसकी चीखों में अब दर्द कम और चाहत ज्यादा थी। वो हां हां की आवाजें उसके मुंह से खुद ब खुद निकल रही थीं। दोह्युन अचानक रुक गया और एक गहरी सांस लेकर हंसते हुए बोला, युन सेयोहा, तुम वाकई समझदार हो। पहली बार चूसने के हिसाब से तुमने बहुत अच्छा किया। लगता है तुम जन्म से ही कामुक शरीर वाली हो। अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? सेयोहा ने अपनी साख बचाते हुए कहा, मुझे लगा तुम कुछ जरूरी कहोगे, पर यह तो वही पुरानी बकवास है। लेकिन दोह्युन ने उसे आईना दिखाते हुए एक ऐसा सवाल किया जिसने उसे सुन्न कर दिया। युन सेयोहा, क्या तुम्हें यकीन है कि अब तुम्हें सेक्स की लत नहीं लग गई है? सोचो तो हमारा साथ में बिताया वक्त कितना लंबा हो गया है। सेयोहा ने बात पलटने की कोशिश की। उसने थक कर कहा, ली दोह्युन, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। और जैसे ही उसने पानी पिया, उसके मुंह से एक तृप्ति भरी आह निकली। आह! दोह्युन ने उसे देखते हुए मजाक उड़ाया, कितना घिनौना, अब मासूम बनने की कोशिश मत करो। और इसी के साथ उस रात का वो पागलपन भरा अध्याय एक नए सवाल पर आकर रुक गया। तभी सन्नाटे में खड़खड़ की आवाज हुई। दोह्युन ने एक तौलिया उठाया और बड़े प्यार से सेयोहा की ओर बढ़ा। उसने कहा, चलो मैं तुम्हारे बाल सुखा देता हूं, शांत रहो। सेयोहा झिझकी, मैं अपने बाल खुद सुखा सकती हूं। पर दोह्युन कहां सुनने वाला था। उसने जबरदस्ती करते हुए कहा, चुप रहो, मेरे पास बाल सुखाने का अपना तरीका है। सेयोहा चुपचाप बैठ गई। जैसे जैसे दोह्युन की उंगलियां उसके बालों में फिरने लगीं, सेयोहा दंग रह गई। वो वाकई बहुत कुशल था। उसने तंज कसा, तुम तो इसमें माहिर हो। दोह्युन ने सीना चौड़ा कर कहा, मैंने कहा था ना,
मुझ पर भरोसा रखो। लेकिन इसी बीच सेवहा के मन में एक जहरीला विचार आया। उसने सोचा, इतनी कुशलता, आखिर इसने कितनी लड़कियों के बाल सुखाए होंगे कि ये इतना माहिर हो गया है। एक अनजानी सी जलन उसे अंदर ही अंदर काटने लगी। उसके मुंह से एक दबी हुई आवाज निकली। सेवहा ने उसे टोकते हुए कहा, ली दोयुन, क्या तुम यही करते रहोगे? अनजान बनने का नाटक बंद करो। क्या तुम्हें पता है तुम इस वक्त कैसा व्यवहार कर रहे हो? दोयुन ने मासूमियत का ढोंग किया। मुझे पक्का नहीं पता, तुम ही बता दो। सेवहा तंग आ चुकी थी। उसने हार मानते हुए अपना सिर झुका लिया और बुदबुदाई, उफ, तुम कितने परेशान करने वाले हो। अब तुम जो चाहो वो करो, मुझे गुमराह करो, मेरा दिमाग खराब करो, मैं अब और नहीं लड़ सकती। तहखाने की उस मध्यम रोशनी में दोयुन की उंगलियां सेवहा के बालों से फिसलकर उसकी गर्दन तक पहुंच गईं। सेवहा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तुम हर मुमकिन तरीके से मेरे साथ फ्लर्ट करते हो, मेरा दिमाग घुमा देते हो और फिर ऐसे बर्ताव करते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे तुम पहले ही जीत चुके हो। दोयुन ने मासूमियत से पूछा, क्या मैंने ऐसा किया? सेवहा चिल्लाई, हाँ बिल्कुल तुमने किया। पर दोयुन के पास अपना ही तर्क था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इस बार मैं जीत गया, क्योंकि तुमने मुझसे विनती की थी सेवहा। अभी कुछ देर पहले तुमने प्लीज कहा था, मैंने साफ सुना था। सेवहा सकपका गई। क्या मैंने ऐसा कहा था? मुझे याद नहीं, पर दोयुन को सब कुछ बारीकी से याद था। उसने वो पल दोहराया जब बाथरूम में सेवहा ने बेबस होकर कहा था, प्लीज मैं इसे अंदर चाहती हूं, मुझे चरम सुख दिलाओ। दोयुन ने हंसते हुए ऐलान किया, तो ये राउंड मैं जीत गया। सेवहा ने हार मान ली। ठीक है, मैं तुम्हारे खिलाफ कैसे जीत सकती हूं? लेकिन तभी दोयुन ने एक ऐसा दाव खेला जिसकी उम्मीद उसे नहीं थी। उसने अचानक दूरी बना ली और कहा, सेवहा, अब मैं अपनी प्रदर्शनी की तैयारी में बहुत व्यस्त होने वाला हूं। फिलहाल मिलना मुश्किल होगा, मैं फ्री होते ही तुम्हें कॉल करूंगा। सेवहा सन रह गई। उसने ऊपर से तो शांति दिखाई, हाँ मैं समझती हूं, अपना ख्याल रखना। दोयुन को लगा ये कितनी शानदार और समझदार प्रतिक्रिया है, पर जैसे ही वो गया, सेवहा के अंदर का तूफान फूट पड़ा। दोयुन की खामोशी उसे काटने लगी। वो मन ही मन सोचने लगी, क्या सिर्फ मैं ही हूं जो इस सबसे परेशान हो रही हूं? उसे फर्क क्यों नहीं पड़ता? उसने अपने फोन को देखा। गुस्सा और दर्द एक साथ उभर आया। उसने मैसेज टाइप किया, धिक्कार है, तुम मुझे बार बार दूर क्यों धकेल रहे हो? मेरी कॉल को नजरअंदाज मत करो। वो चाहती थी कि दोयुन थोड़ा और चिपकता, थोड़ा और हक जताता, पर वो तो उसे छोड़कर अपनी दुनिया में मसरूफ हो चुका था। सेवहा को एहसास हुआ कि इस हार जीत के खेल में वो अपनी आजादी और अपना सुकून दोनों हार चुकी है। सेवहा ने अपने मन को समझाने की कोशिश की। अरे यार, मैं क्या सोच रही हूं? उसने खुद को डांटा। उसे लगा कि ली दोयुन आखिर अपना काम ही तो कर रहा होगा। उसे भी तो अपने खड़ूस प्रोफेसर के लिए ठंडी होती कॉफी लेकर भागना था। उसने सोचा, चलो अपने काम से मतलब रखती हूं। पर तभी किस्मत ने एक ऐसी करवट ली कि सेवहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने किसी को फोन पर बात करते सुना। वो एक लड़की थी जो बड़े हक से कह रही थी, हेलो, हाँ मैं अभी स्कूल में हूं, मैं अभी दोयुन ओप्पा से मिलने जा रही हूं। दोयुन ओप्पा? ये नाम सुनते ही सेवहा के कान खड़े हो गए। उसका शरीर पत्थर जैसा पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कर रही है, पर उसका शरीर खुद ब खुद उस लड़की के पीछे चल पड़ा। वो मन ही मन बुदबुदाई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं किसी का पीछा कर रही हूं, पर जैसे ही मैंने उसका नाम सुना, मैं खुद को रोक नहीं पाई। सेवहा छिपते छिपाते उस लड़की का पीछा करने लगी। वो लड़की कह रही थी कि उसे दोयुन के साथ अंत तक सब कुछ देखना है। सेवहा का दिमाग फटने लगा। अंत तक देखने का क्या मतलब है? आखिर ली दोयुन के साथ इसका क्या रिश्ता है?